जी अस्सलाम वालेकुम, सुबह बख़ैर। आज का मेरा शो एक ऐसा शो है, कुछ ऐसी डिस्कशन होने वाली है जो कि हम तमाम तर लोगों को बहुत ज़्यादा मतलब ना क्यूरियोसिटी में डाल देती है, जिसके वाले से बात करना हमें बहुत अच्छा लगता है। पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़, कुछ ऐसी गैर मामूली सरगर्मियों के तजुर्बात जो काफ़ी लोगों के साथ होते हैं। आपको महसूस होता है कि आपके आसपास कुछ है, आपको महसूस होता है कि जो सामने जो चीज़ हो रही है ये बड़ी गैर फितरी किस्म की चीज़ है, आप उसको पकड़ नहीं पाते। पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ के हवाले से दुनिया भर में डिस्कशंस बहुत ज़्यादा होती हैं, इस पे फिल्म्स बनती हैं, इस पे लिखा जाता है, इस पे डॉक्यूमेंट्रीज़ बनती हैं। लोगों ने अपने घरों के बाहर ऐसे कैमरास जो हैं वो नस्ब किए हुए, घर के अंदर लगाए हुए हैं कि जिनसे वो ऐसी बहुत सारी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ को भी कवर करते हैं, देखते हैं, उनको मॉनिटर करते हैं। कुछ लोगों की इंट्यूशंस बड़ी फास्ट होती हैं, वो देख लेते हैं, वो समझ जाते हैं कि यार यहाँ ना इस जगह में बड़ी हैवी फील है इस जगह की ना, तो यहाँ पे कुछ मसला है। कुछ लोग नहीं जान पाते, कुछ लोगों के अंदर क्यूरियोसिटी बहुत होती है और हमेशा उस चीज़ की क्यूरियोसिटी होती है जो दिखाई ना दे, कि जो चीज़ दिख नहीं रही वो कैसी होगी। ये बड़ी पता कि हमारी ह्यूमन नेचर में ये चीज़, उस हवाले से क्यूरियोसिटी को रखना जो कि नज़र नहीं आ रही, और फिर जब वो चीज़ जो नज़र ना आ रही एकदम से सामने आ जाए, देन कम्स द फियर, फिर खौफ होता है। तो आज ऐसे ही वाक़यात को हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। मेरे साथ जो आज का पैनल है, मुझे लगता है पाकिस्तान में ऐसे मैं कहीं से पैनल ढूंढ के ला नहीं सकती थी जो कि इस हवाले से बात कर सकें। और जो मेरे साथ मेरे मुअज़्ज़ज़ गेस्ट यहाँ पर मौजूद हैं, मैं उनका तारुफ़ कराती चलूँ। पाकिस्तान की हिस्ट्री में किसी ने भी इतना लिखा नहीं होगा इस तीसरी मखलूक के बारे में जिनको हम जन्नात कहते हैं, जितना इन्होंने लिखा है। इन्होंने ना सिर्फ इन पे लिखा है, इन पे फीचर्स लिखे हैं, बल्कि इन्होंने इस पे प्रोग्राम भी किए हैं। खालिद फशूरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम खालिद साहब, को खुश आमदीद कहूँगी। सज्जाद भाई, आप तमाम तो लोग इनको जानते हैं, ये शोज़ करते हैं, माशरे से तवातुर से शोज़ कर रहे हैं, और इतनी अगर मैं कहूँ कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में सबसे कंटिन्यूस चलने वाला शो जो है वो सज्जाद भाई का है। अस्सलाम वालेकुम सज्जाद भाई, आपको शो में खुश आमदीद कहते हैं। सुबह की समा मधिया के साथ में हमारी फैमिली का हिस्सा है डॉक्टर इमरान कल्याणवी साहब। हमारे शो में जब आते हैं, हमारे दीनी और जो शरई मसले मसाइल हैं उनके हल के हवाले से हम इनसे हमेशा रुजू करते हैं। और बहुत सारी जगहों पे जहाँ जादू नज़र और फिर जब जिन्नात का अंसर आ जाता है तो उनसे कैसे बचना है, फिर हम उनसे भी रहनुमाई लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम इमरान भाई, आपको शो में खुश आमदीद कहते हैं। हमारी बहुत ही प्यारी जनाब एक्ट्रेस भी हैं, मेकअप आर्टिस्ट है, तमाम तो लोग इनको जानते हैं, हुम्मा ताहिर हमारे साथ शो में मौजूद हैं। और हमारी बहुत ही प्यारी फ़हीमा वान अपनी बहुत ही खूबसूरत सी स्माइल के साथ हमारे साथ मौजूद हैं। फ़हीमा को भी हम शो में खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम फ़हीमा। सबसे पहले तो खालिद भाई आप मुझे बताएं, आपको ये क्यूरियोसिटी कहाँ से जागी कि मैं इस पर कुछ काम करना शुरू करूँ, और आपके साथ ऐसा क्या वाक़या हुआ था? मुझे ऐसा लगता है कि मुझे किसी गैर मरई आवाज़ ने मुझसे कहा कि ये काम करो, और मैंने 1996 से अब तक, चाहे वो किसी अखबार में लिखा, चाहे किसी टीवी चैनल के लिए मैंने कोई शोज़ बनाए, मुझे ऐसा लगता है कि मुझसे कोई मखलूक अपने बारे में फैली हुई गलतफहमियों को दुरुस्त कराना चाहती हैं। ये मेरा एक वहम कह लें आप कि मैं उनका तर्जुमान हूँ, मैं उनका PRO कह लें आप, कि मैं जहाँ पर भी जाता हूँ, मुझे अभी भी मैं किसी चैनल के लिए एक शो कर, इंशाल्लाह आप देखेंगे कुछ अर्से के बाद, तो वो अचानक मेरे पास वो असाइनमेंट आता है। मैं बुनियादी तौर पे एक कमर्शियल जर्नलिस्ट हूँ, मैं आप जानते हैं कि मेरा काम जो है वो ये नहीं है, लेकिन जब भी कुछ ऐसा कोई असाइनमेंट आता है तो मैं एक और फेज़ में चला जाता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि ना उस वक्त मेरे अंदर कोई मजाक की हिस्स होती है, ना उस वक्त मेरे अंदर कोई कमर्शियल गेन का पहलू होता है कि मैं इससे कुछ कमाऊँगा। और ये जो कराची के 40 आसिफज़दा घर जो आपने जिक्र किया अखबार है, जहाँ में ये 1996 में छपे थे, और ये एक आर्टिकल था जिसमें मैंने लोकेट किया था कि कराची में कहाँ कहाँ पे हॉन्टेड हाउसेज़ हैं। लेकिन मैं, क्योंकि आपको पता है इमरान भाई भी यहाँ पर मौजूद है, और इमरान भाई तो बहुत सारे शो में भी जब लोगों में कॉल करते हैं और हम जब बुरी नज़र के हवाले से बात करते हैं, दैन फिर हम कभी काले जादू के हवाले से बात करते हैं, एंड दैन फिर हम इस तरह की पोजीशंस के हवाले से बात करते हैं, जब कभी हम एक अल्लाह पाक की बनाई हुई को और मखलूक, क्योंकि देखिए आप इसे इनकार तो कर नहीं सकते, सूरजन मौजूद है, तो जब उनका आपसे इंटरेक्शन हो जाता है तो इमरान भाई वो तो आपके साथ तो इंटरेक्शन बहुत दफ़ा हुए हैं, क्योंकि लोग ऐसे आपके पास आते हैं जो परेशान होते हैं और फिर वो हल निकालने के लिए आपके पास आते हैं कि आप उनका तोड़ करके निकालेंगे। ये मुश्किल होता है इमरान भाई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी हाँ, देखिए जिन्नात में भी जो है ना, जिस तरह इंसानों के मुख्तलिफ पावर्स हैं, तो इसी तरह जिन्नात के भी पावर्स मुख्तलिफ हैं।
कुछ वीक होते हैं कि कमज़ोर आराम से वो चले जाते हैं, कुछ होते हैं बड़े स्ट्रॉन्ग, और कुछ होते हैं बिल्कुल ऐसे फंसे हुए कि वो निकलना भी चाहते हैं निकल नहीं पाते। अच्छा, मेरे जो एक्सपीरियंस रहता है, मैं वैसे पर्सनली अवॉइड करता हूँ इन केस में हाथ डालने से। ज़ाहिर है कि मेरी फैमिली से डिस्टर्ब हो सकती है, तो कोशिश करता हूँ अवॉइड करूँ। लेकिन बाई चांस कभी कभी उन केसेस के अंदर अचानक ही कोई ऐसा हादसाती तौर पे केस सामने आ जाता है कि जो मेरे अपने ख़ास अमल करने से एकदम ज़ाहिर हो जाता है, जिसको हाज़िरी कहते हैं। तो फिर वहाँ से जो इनकी वो अपनी गुफ्तगू शुरू होती है कि जब आए थे एकदम नॉर्मल इंसान की तरह है, और एक केस ख़ास तौर पर ऐसा अच्छी डील डॉल की खातून एक दफ़ा मेरे पास आई और काफ़ी तकलीफ में थी, कमर में दर्द है, ये दर्द है, वो दर्द है। मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है, बस उनको मैंने पढ़ाई शुरू की, किताब का एक अमल करता हूँ। तो जैसे ही शुरू की उन्होंने किताब तो साइड में की, उनके लंबे लंबे हाथ और सामने मेरे काट के लिए शुरू रखता रहा, वो अब उसकी तरह हाथ बढ़ाने लगे, उनकी आवाज़ भी चेंज हो गई। इमरान भाई, ये जो अभी आप हंस रहे कि आप उस टाइम भी ऐसे ही आप इसको एंजॉय कर रहे थे जैसे अभी आप बता रहे हैं, या फिर उस टाइम तो बंदे की जो है ना वो सिट्टी को हो जाती है थोड़ी सी कि ज़ाहिर वो स्टाफ बिहार होता बैल बजाए, मैंने तो छुरी तरह हाथ बढ़ाया और जो लंबे लंबे हाथ मेरी तरह बढ़ाया, आप तुझे बताता हूँ मैं अभी तुझे तेरी गर्दन काटता हूँ। इन्होंने ये शरकत शुरू की तो मैंने पढ़ाई स्टॉप की ना, तो पढ़ाई स्टॉप करते उनका आप अपनी तरफ से आप उनका नौरानी इलाज कर रहे थे ना, किनको? मैं तो नौरानी कुरानी इलाज करता हूँ। हाँ। लेकिन ज़्यादातर मेजॉरिटी जिनमें केस होते हैं ना वो गैर मुस्लिम्स के होते हैं ज़्यादातर। और एक खातून का केस तो ऐसा कि वो जब मेरे रूम में आ रही थी तो उनके मियाँ उनको पकड़ के ला रहे थे हस्बैंड, और वो बिल्कुल छोटा सा समझे कि एक बाली भी नहीं होगा, स्टेप इतना था, उस पर भी नहीं चढ़ पा रही थी। अच्छा, वो उनकी सेकंड वाइफ थी और उनसे बोला भी नहीं जा रहा था ना मुझसे, उन्होंने बड़ी धीमे ले जाए बात की बड़ी मुश्किल से कि बहुत परेशान हूँ, पूरा जिससे मेरा टूटा हुआ, मैं बात नहीं कर सकती। अभी चंद बातें की, बेचारे शौहर उनके बराबर में लेके बैठ गए। अब जब उन पर अमल शुरू किया, पढ़ाई शुरू की, तो ऐसी उनमें ताकत आ गई, एनर्जी आ गई और बिल्कुल ही रूह भी चेंज हो गया। और फिर तो उन्होंने पता नहीं क्या कुछ वो गाने वाने शुरू किए कि अंदर से मेरी फैमिली भागी आ गई, क्या अंदर जो है ना वो कॉन्सर्ट शुरू हो गया कि गाने की आवाज़ आ रही है, झाँक के बच्चे अच्छे से झाँकने लगे क्या सीन चल रहा है अंदर। तो मालूम होता ना शोर है, हंगामा कि भाई तू बीच में हट जा, अगर तूने हाथ डाला तो मैं तो इसकी जो ना वो बीवी की कब्र खोद चुका हूँ, तेरी भी कब्र खोद दूंगा, इस तरह की धमकियाँ उमकियाँ के अल्फाज वगैरह इस तरह की बातें शुरू की उन्होंने। बहरहाल उसको फिर बड़ी मुश्किल से पढ़ाई जब रोकते हैं, फिर ऐसे ऐसे चीज़ें हाजिरी से गैर हाजिर हो जाती हैं। वो एकदम जैसी गैर हाजिर हो तो वो एकदम निढाल पड़ गई। तो जब ये मौजूद होती चीज़ें तो अजीब सी यानी फील खुद को आती है कि पूरा इंसान ऐसे लगता है वाइब्रेट पे लग गया हो, रोंगटे जिस्म में खड़े हो जाते हैं एकदम, और ऐसा कैफियत हो जाती है कि लगता है कि बिल्कुल जो है ना वो इंसान पूरा वाइब्रेट हो रहा है और वो उसको रोकना मुश्किल हो रहा है। तो ये चीज़ें अचानक हाजिर हो जाती हैं और में शख्सियत के अंदर चेंज ऐसा आता है कि वो बिल्कुल इतनी पावर, इसमें एनर्जी आ जाती है कि आप फिर कंट्रोल नहीं कर सकते। अच्छा, आपने जो बात कही कि ये आसानी से निकल जाते नहीं निकलते, अब मेरे केस एक स्टूडेंट, क्योंकि ज़रूरी नहीं किसी के अंदर, वो बहुत सारे घरों में हम देखते हैं कि घरों में होते हैं, वो बसे होते हैं घरों में। घरों का बसना चले फिर भी थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर लेता है बंदा, लेकिन जो फिजिकल इंसान के अंदर ना उसकी तो लाइफ सारी तबाह बर्बाद हो जाती है। यहाँ मुझे छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइएगा। जी, ब्रेक के बाद हम आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं। तो ये सजाते मुझे बताएं कि रिसेंटली आपके साथ, क्योंकि कहते हैं ना कि जब आप इनका जिक्र करते हैं, हाँ जी, देन दे, जैसे वो कहते हैं, देन दे ट्राई टू इंटरेक्ट विथ यू। जी। कुछ कहते हैं कि जैसे उनके पास आए कि नहीं, कि कुछ लोगों के अंदर इतनी मालूमात थी तो आप उनको खोल के रखें कि ताकि लोगों के पास दोनों साइड्स हों। कुछ जगह पे दे डोंट लाइक इट कि हमें क्यों डिस्कस कर रहे हो, जैसे घर वाले भी कहते हैं इनके बारे में बात ना करो वरना ये आ जाएंगे। सिराज भाई, ये कभी आपके साथ ऐसा हुआ है? देखिए, साइड इफ़ेक्ट्स तो आए हैं, कुछ जगहों पर तकलीफ़ें बर्दाश्त की हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन हम हमारे मेहरबान हैं, इनकी मेहरबानी है कि उनकी दुआओं में और उनकी नज़र में हम रहते हैं। और जब मेरे लिए कुछ बेहतर नहीं होता ना, अगर मेरे लिए इंतज़ाम बंदोबस्त नहीं होता तो मैं कराची में ही किसी जगह पर नहीं जा पाता, और अगर इंतज़ाम बंदोबस्त होता है मेरे लिए तो मैं इस्लामाबाद भी चला जाता हूँ, ज़ियारत भी चला जाता हूँ। मुझे लगता है कि ये पता कैसे चलता है कि कहाँ पे मेरा बंदोबस्त ठीक है, मैं अपनी पूरी कोशिश कर लूँ। मैं आपको अर्ज़ करूँ, न्यू कराची में बड़ा स्ट्रेंज वाक़या आया, हम कोई 2-3 साल पहले ऑफ़िस में मुझे फ़ोन आया इंस्पेक्टर साहब का न्यू कराची से कि जी यहाँ पर एक घर है जिसमें 5 भाई रहते हैं और 4 भाइयों ने, बड़े 4 भाइयों ने मिलकर अपने 5वें भाई को तशद्दुद करके हलाक कर दिया। कोई वेपन, कोई बुलेट, कोई इससे नहीं, मार मार के उसको हलाक कर दिया। और रश लगा हुआ, यहाँ से अजीबो गरीब आवाज़ें आ रही हैं पूरे घर में, वो इंसानी आवाज़ें नहीं है, पूरा इलाका जमा हुआ है और हम सब डर रहे हैं। मैंने कहा इसमें ऐसी कौन सी बात है? तो कह रहे हैं वो भाई जो हैं वो सारे
पढ़ने पढ़ाने में रहते थे, तुम ये पढ़ लो, तुम ये कर लो, जो बड़े भाई थे। अब कुछ ऐसा उल्टा हो गया उनके साथ कि वो अपने भाई को ही उन्होंने जो है ना मार दिया। और पड़ोसी जो लोग हैं वो जाना चाह रहे हैं अंदर, लेकिन वो जा नहीं पा रहे। अब मैंने कहा चले मैं आता हूँ। वो कह रहे हैं भाई रुक जाए, अभी हमारे SHO साहब आ रहे हैं, पहले हम देख लें फिर आपको बताते हैं। अच्छा, SHO साहब आए हैं। अब वो आके डांट रहे हैं ना अपनी स्टाफ को कि तुम लोग अंदर क्यों नहीं जा रहे हो। कहते हैं सर वो अजीब सी आवाज़ें आ रही हैं, उन मामले नॉर्मल नहीं है यहाँ पर। कहते हैं क्या बात कर रहे हो, बुलाओ। तो उनके बड़े भाई नीचे आए। बड़े भाई नीचे आए तो SHO साहब से कहते हैं देखो मेरी बात सुनो, मुझे पता है तुम्हारे बच्चे जो हैं अभी स्कूल जा रहे हैं, तुम्हारी बीवी ने अभी इस रंग के कपड़े पहने हुए हैं, तुम्हारा एक बच्चा उस क्लास में और एक बच्चा उस क्लास में, क्या चाहते हो। वो SHO साहब सुन के ना गाड़ी में बैठे वापस चले गए। और जो बाकी पुलिस वाले थे और इलाका मकीन थे वो भी घबरा के जो है ना पीछे। अब वो कह रहे थे जो बड़े भाई हैं ना वो नॉर्मल लग नहीं रहे थे, जैसे वो खुद ना हो कोई और हो। अब जाहिर बात फैली, मैं वेट कर रहा था कि मुझे कंफर्मेशन मिले तो मैं फिर जाऊं। बात फैली तो बड़ी जगहों से ना आमिल हजरात आए, आलिम हजरात आए। कहते हैं आंखों देखी बात है कि जहाँ वो अपनी सवारी से उतरते ना और उस घर की गली में जहाँ दाखिल होते वहीं से वो वापस चले जाते, करीब ही नहीं आते। अब जी जब मैंने तहकीक की तो पता चला हमारी मिलने वालों के रिश्तेदार थे वो, हमारी पीर भाई हैं सारे, उनकी रिश्तेदार निकले वो। अब उन्होंने बताया मुझे अंदर का मंजर के हुआ क्या है। ये 5 भाई ये गए किसी मज़ार शरीफ पर, या जा रहे थे या जाने वाले थे। और इनके जो बड़े भाई थे ना वो अपनी मर्जी से ही मतलब बहुत सारे अमल करते रहते थे। जब आपको इख्तियार के अमल के लिए भी आपको इजाज़त की ज़रूरत है। जी, जा तू ये पढ़ ले, जा तू ये कर ले, ये करते रहते थे। और क्या हुआ कि वो ऐसा उल्टा रिएक्शन आया उनके ऊपर कि उन्होंने अपना सारा गुस्सा या कुर्बानी कह लें अपने भाई को ना, पड़ोसी कह रहे हैं कि भाई पूरा घर खून से लथपथ है, नीचे खून ही खून है और हम जा नहीं पा रहे, रिश्तेदार डर रहे हैं। तो जो हमारे जानने वाले थे उनके रिश्तेदार वो गए। अब कोई करीब ना जाए, उनके बॉडी रखी हुई उन्होंने बीच में। तो जो बड़ी बूढ़ी थी ना खातून, ख़ानदान की बड़ी होती हैं, वो गई समझाने के लिए बड़े भाई को कि ये तुमने क्या किया, ये क्या हो गया। कहते हैं वो गई समझाने तो ऐसे ऐसे करके ना उसको यूं यूं कर रही थी और बड़े भाई ने उनकी उंगली चबा ली। भाई ये जो उंगली थी यही चबा ली पूरी सबके सामने। अब वहाँ और फिर चीखो पुकार। अब बड़े भाई क्या कह रहे हैं, सारे पाक साफ रहो, सारे पाक साफ रहो, पाकी का ख्याल करो। और ख़ुद नजासत में लोटपोट हो रहे हैं, वॉशरूम जा रहे हैं और अपने ऊपर जो गलाजत है ना वो सारे यार वो अपने खुद ऐसे हो रहे हैं और सबसे कह रहे हैं पाक रहो। मतलब आपका दिमाग कह लें, उसको दिमाग पलट जाना कहते हैं ना वो। अब पुलिस घबराए, आमिल हजरात घबराए, आलिम हजरात घबराए, जो उंगली चबा गया हो। हाँ, अब उसका क्या करें। खैर जी बड़ी मुश्किल। फिर मैंने कोशिश की कि जी हाँ, कहते हैं जी वो मना किया है अभी कि कोई ना आए और आप भी ज़्यादा रुक जाओ, अभी मैं जब चीज़ें क्लियर होंगी ना तब आपको बता दूँ। अब मैं उनसे कह रहा हूँ भाई मैं अंदर नहीं जाता, मैं बाहर जो इलाका मकीन है उनसे बात कर लेता हूँ, जो ऐनी शाहिदीन है उनसे बात कर लेता हूँ, कवर कर लेता हूँ उसको। कहते हैं अभी ठहर जा बेटा। अच्छा हमारे मेहरबान है, उन्होंने फिर मैं अभी रुक जाए। मैंने कहा अच्छा जी ठीक है, नहीं जाते। पता चला जी बाद में वो चारों भाई गए कोर्ट और उनको फिर दिमागी उनका जो मसला था ना उसको बढ़ा के ना उनको मलीर जो पागल खाना है हमारा, अच्छा यहाँ शिफ्ट कर दिया। अब पता नहीं मुझे कि वो उधर ही हैं या वापस आ गए, लेकिन इसके तमाम गवाह और मैं आज तक नहीं जा सका वहाँ। और आपको पिछली बार मैंने सुनाया कि मैं एक कॉल पे पिंडी चला गया था, जी मुश्ताक के पास। जी। उससे पहले मैं ज़ियारत चला गया था एक कॉल। और ये कराची का वाक़या, मैं आज तक नहीं जा सका। अब इतनी नेगेटिव एंटिटीज़ बस जाती हैं ना, जैसे अभी जिक्र हो रहा था मुफ्ती साहब कह रहे थे। आप तो जो आप तीनों यहाँ पे बैठे हैं, आप लोग तो वाइब्स जो हैं जगह पे जाते हैं तो आप लोग तो पकड़ लेते होंगे कि जगह भारी है। मतलब खालिद भाई आपने तो, मुझे तो खालिद भाई जितना आपने लिखा है ना अब मुझे वाकई लगने लग गया। और ये लोग समझते भी हैं। जब हम जब शो भी लाइन अप कर रहे थे, पहले भी हमने जब शो किया था, हमारी बड़ी कोशिश थी आप आ सकें, तो खैर लेकिन हमारी खुश नसीबी की इस बार आप आ गए। तो ये कहते थे कि जी इनका तो कोई इंटरेक्शन है, क्योंकि जितना आपने काम कर लिया हुआ है तो वाकई कैसे बन जाता है। मदिया, मैंने वो जो कुछ भी आपने पढ़ा या और लोगों ने पढ़ा, तो मैंने उसमें कई जगह ये लिखा कि मेरा कलम ज़रूर, उस ज़माने कंपोजिंग भी इतनी आम नहीं थी, तो मैं उसमें लिखा है कि मेरा कलम ज़रूर चल रहा है,
लेकिन मुझे ये नहीं पता कि ये कौन सी ताकत मुझसे लिखवा रही है। मैंने बहुत सी चीज़ें ऐसी लिखी सज्जाद भाई कि जो मैंने देखी नहीं थी। मिसाल के तौर पे मैंने ये लिखा कि जिन्नात की वादियाँ कैसी होती हैं, उनकी आबादियाँ कैसी हैं, उनकी शक्लें क्या हैं। मैंने शायद नहीं देखा, लेकिन उसके अंदर जो लिखा हुआ है वो मुझसे किसी ने लिखवा। हम जैसी शक्लें होती हैं। मिसाल के तौर पे जो मेरे कुछ विक्टिम केसेस थे जिन्होंने मुझे बताया, तो उन्होंने देखा कि हम जो गए हैं, अच्छा मैं जो गया हूँ तो मैं मेरे ख्याल में जर्नलिस्ट डिस्काउंट पे गया था, मैं वापसी की शर्त पे गया था उनकी बस्ती में। लेकिन बहुत से ऐसे लोग होते हैं कि जो उठाकर ले जाए जाते हैं, फिर उनका पता नहीं होता कि वो कहाँ गए, वो अचानक कुछ लोग गायब हो जाते हैं। तो ये इनका एक इंतकाम है। ये दुनिया की झूठी तरीन मखलूक में से एक है। अगर ये औरत है तो ये आपसे कहेगी मैं मर्द हूँ, अगर ये बच्चा है तो ये आपसे कहेगा मेरी उम्र 900 साल है। ये अपनी आवाज़ बदलता है, ये अपनी शक्ल बदलता है, और ये कभी सच नहीं बोलता। अगर ये कहता भी है कि मैं आपके घर से जा रहा हूँ या मैं आपके बंदे को छोड़ रहा हूँ या बंदी को छोड़ रहा हूँ, तो वो जाता नहीं है, वो झूठ बोलता है। फिर जो आमिल है, मुझे ब्रेक की तरफ जाने, लेकिन मुझे इमाम मुत्तक़ियान के साथ भी एक ऐसा वाक़या था, वो जैसे जन्नातों में झूठ बोल के आए थे। हाँ, वो झूठ बोलते हैं। वो आमिल जो है वो उनको कहीं ना कहीं भेजता है, वो कंफर्मेशन लेता है कि यहाँ से जा रहा है तो फला जगह मैं तुझे भेज रहा हूँ। मैं जरा ना खालिद भाई से वाक़या भी सुनेंगे जी, बिल्कुल यहाँ से कंटिन्यू भी करेंगे, और फिर मैं फ़हीमा से और फिर मैं हुमायरा से पूछूंगी, लेकिन छोटी सी ब्रेक के बाद कहीं मजा आइएगा। जी, ब्रेक के बाद हम आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं। पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ के बारे से हमारे यहाँ बात हो रही है शो में आज। बहुत से लोगों के पास ऐसे किस्से होते हैं, कुछ के पास सिर्फ और सिर्फ कहानियाँ होती हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों ने देखे होते हैं। ज़रूरी नहीं कि आपके सामने कोई चल कर आ जाए और आपसे कहे मैं जिन हूँ, तो अपने हाँ मैंने जिन देख लिया है। कुछ जगहों पे जाके आपका दिल ऐसा डोलना शुरू हो जाता है और आपको खौफ आना शुरू हो जाता है कि आपको पता चल जाता है कि यहाँ पे कुछ है। बट डिपेंड्स कि आपकी अपनी इंट्यूशंस जो है, आपका अपना रिडार कितना स्ट्रॉन्ग इसमें कोई आता है कि नहीं आता। और ब्रेक पर जाने से पहले खालिद भाई जिन्होंने इतना लिखा है इस हवाले से, इतना लिखा है इस हवाले से, उन्होंने शोज़ भी किए हैं, हम उनसे बात कर रहे थे कि दिखते कैसे हैं। और आपने कहा बड़ी झूठी मखलूक होती है, ये झूठी मखलूक है, अपना नाम तक गलत बताते हैं, अपनी जिन्स गलत बताते हैं। इनका एक इलाज तो ये है जो मैंने अपने 28 साल के तजर्बे में सीखा है। मैं घर घर गया हूँ, मैं ऐसे लोगों से मिला हूँ, ऐसी इमारतों में गया हूँ, ऐसे दरख्तों को मैंने जो है वो विज़िट किया है, जो मुझे मेरे ख्याल में बुलाते हैं अपने पास, आवाज़ दे के बुलाते हैं। तो और उन ये मेरी एक थ्योरी ये है जो मैंने दी है लोगों को, मेरा ख्याल है कि मुझे किसी ने बताई है कि जिस दरख्त पर इस मखलूक की मौजूदगी है उसकी छाल पर इनकी छाप आ जाती है। मैं अभी पिंडी गया था, मैंने आपसे अर्ज़ किया कि मैं एक शो कर रहा हूँ किसी के लिए, यहाँ जिन्नात रहते हैं के नाम से। तो वहाँ पर एक 100 साल पुराना मज़ार है, एक बड़ी गैर मारूफ सी जगह पर मज़ार है, और उन लोगों के मुताबिक बुज़ुर्ग के हाथ पर उस जिन्नात के कबीले ने इस्लाम कबूल किया था। वो काफिर जिन थे, और उनमें से एक जो है जो सबसे मकबूल था उनका, और जिसने सबसे पहले इस्लाम कबूल किया था, खमसा जिन नाम है उसे, और उसने अपने मुर्शद का रूप धार लिया और वो उस दरख्त पर मौजूद है। अच्छा, ये कहना कि जी जिन्नात नज़र नहीं आते, उसका मतलब ये है कि जिन का मतलब ही ये है कि मख्फी, और ये किताबों में ज़रूर होगा, मुमकिन है ऐसा हो, लेकिन ये कि अगर वो चाहें तो अल्लाह ने उनको इतनी कुदरत दी है कि वो अपनी शक्ल भी बदल लेते हैं। तजर्बात हैं लोगों के, मेरा अपना भी तजर्बा है, अपनी आवाज़ भी बदल लेते हैं। और अगर वो चाहें और वो ये देखें कि आपके अंदर इतनी सकत है कि आप उनको बर्दाश्त कर सकती हैं, तो वो आपको नज़र आएंगे। लेकिन वो रफ्ता रफ्ता आपको यूज़ टू करते हैं। पहले जिन घरों में ये चीज़ें हैं उन घरों में पहले खटका होगा, लाइटें खुल बंद होंगी, स्त्री का प्लग आप लगा के जाएंगी वो निकला हुआ मिलेगा, टीवी खोल के जाएंगी वो बंद मिलेगा, तस्वीर सीधी लगा के जाएंगी तस्वीर उल्टी मिलेगी। ये आपको रफ्ता रफ्ता वो मेंटली प्रिपेयर करते हैं कि इस घर में आपके अलावा भी कोई रहता है, हम एग्जिस्ट जब करते हैं। और अगर वो अचानक आ गए और किसी कमज़ोर दिल आदमी का हार्ट फेल हो गया या वो डर गया, मर गया वो, तो जिन्नात में भी उसकी सज़ा वही है जो हमारे यहाँ है। उसको वहाँ पे उनकी अदालतें हैं। कराची में 2 जगह जिन्नात की अदालतें लगती हैं मेरे इत्तला के मुताबिक, एक सफारी पार्क में और एक खुदादाद कॉलोनी में, और वहाँ पर ये केसेस जाते हैं। जो जिन्नात का आमिल आपसे कहता है कि जला दूंगा, राख कर दूंगा, मार दूंगा, बकवास करते हैं। होता ये है कि वो केस जाता है जिन्नात की अदालत में। ये अकल से आरी मखलूक है। ये जिन्नात जो हैं ये लॉजिक कुदरत ने इनको नहीं दी, मेरी और आपकी तरह ये फैसला नहीं कर पाते सही और गलत का। ये हमसे बड़ी चीज़ अल्लाह ने इनको नहीं बनाया।
ये करते क्या है कि ये इनके पास लॉजिक नहीं है। मिसाल के तौर पे मैंने अपने वॉशरूम में एक छिपकली मार दी, अब ये मेरे बच्चे के पीछे लग गए और तय ये हुआ, वो आमिल ये बता रहा है मुझे कि जी क्योंकि आपने इसका बच्चा मारा था तो ये आपके बच्चे के पीछे है। अब उसको ये समझाना कि भाई तू छिपकली की शक्ल में क्यों आया था, हालांकि लेकिन आते हैं ना कहते हैं या बिल्ली की शक्ल, बिल्कुल बिल्ली की शक्ल में आया था, तो हम ये समझाना इस कम अकल मखलूक को इंतहाई मुश्किल काम है। ये इनकी अदालत में जाते हैं और फिर इनके लोग जो इनके अपने बुजुर्ग हैं जो वहाँ बैठकर फैसले कर रहे होते हैं वो फैसला करते हैं। आमिल कहता है कि जी मैंने ये उतार दिया, मैंने कुछ नहीं है। ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। वहाँ पे जाके अगर वो बाअमल आमिल है, और 98% केसेस मदिया, ये सजाद मेरी शायद तायद करें, डॉक्टर साहब करें, कि 98% केसेस वो होते हैं कि जो जिन्नात खुद आपको तंग नहीं करते। मैं आपसे कहूँ कि मेरे घर में जिन है तो मैं गलत कह रहा हूँ, मैं जिन्नात के घर में हूँ। वो जगह सदियों पहले से मौजूद है, चाहे वो समंदर था या वो पहाड़ था या वो मैदान था, वहाँ पे मैंने घर बनाया, वहाँ पे आपने घर बनाया, हम उनकी जगह पर हैं। हाँ। तो जब तक हम उनसे एक एग्रीमेंट नहीं करेंगे, हाँ। उस वक्त तक हमारी बका मुमकिन नहीं है। हाँ, you have to make peace with आपको them। मेक पीस विद देम करना पड़ेगा। और उन जगहों के वहाँ पर एक तो ये आपको पहले यूज टू करते हैं कि आपको खानों की खुशबू आ रही है, आपके कुछ आपके पास से गुजर गया। मैंने बताया ना, मेरे किचन से चाय की पत्ती की खुश ताज़ा जैसे चाय बन रही हो रहा है। खानों की ऐसी खुशबुएं आती हैं कि आप कहेंगे ये कौन सा कोई लखनऊ का या दिल्ली का घराना आपके यहाँ नया आबाद हो गया, अगर ऐसी खुशबुएं आती हैं। अच्छा, इनका एक जो तरीका इलाज है वो ये है, जो किसी किताब में आपको नहीं मिलेगा, जो मेरा पर्सनल तजर्बा, अगर मुझे थोड़ा मौका मिला तो मैं बताऊंगा बाद में, कि अगर आप इनके साथ इंटरेक्ट करें ऐसा कि आप तकरीर करें और आप इनसे कहें कि जी आप जो कोई भी हैं आप हमें हुक्म करें, हम अगर आप इशारा देंगे तो हम यहाँ से चले जाएंगे, और अगर आप इशारा देंगे तो हम यहाँ पर जो कुछ आपके डूज एंड डोंट्स हैं हम उनके मुताबिक यहाँ पर रहेंगे। तो फिर मामला रफा दफा भी हुआ है। ऐसे ऐसे घर हैं इसी शहर में, इसी मुल्क में, कि जहाँ पर लोग एक फैमिली की तरह जिन्नात के साथ कराची में रह रहे हैं। ये वैसे ये मैं आपसे पूछूंगी, मुझे क्यूरियोसिटी बढ़ गई है, लेकिन मैं आपके पास घुमाऊंगी और आप मुझे बताएं कि आपके साथ ज़िंदगी में क्या ऐसा हुआ कि आप डर गए, आपने कहा कि हाँ मेरे साथ ही वाक़या हुआ। मेरे साथ बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंस हुए, उनमें से 2-4 तो ऐसे हैं कि अभी मेरे मामू हैं हमारे फैमिली के, तो काफ़ी बुज़ुर्ग हैं और बहुत पाक साफ और इबादत गुजार हैं। तो मेरा उनसे काफ़ी, मेरी अम्मी जब तक ठीक थी तो वो ख़ुद उनसे मिलने चली जाती थी, तो मेरा इतना इंटरेक्शन नहीं था। फिर मेरी अम्मी बीमार हो गई तो अब त्योहारों में, ईद वाद में मिलने जाती। तो मैं कुछ अर्सा पहले, लास्ट ईयर की बात है, मैं उनके घर गई तो हमने खाना वाना खाया, डिनर खाया, बहुत मज़े का खाना था। तो मैंने कहा मैं छत पे वॉक करने जा रही थी। मेरी कज़न हंस रही, हाँ जाओ कोई बात नहीं ना, लाइट ऑन कर लेना। मैंने कहा अच्छा हाँ मैं कर लूँगी लाइट ऑन। उनकी बड़ी सी छत है, तो अपने नाज़ा के बड़े बड़े घर हैं उनकी बड़ी छत। तो मैं ऊपर चली गई, तो मैंने लाइट ऑन नहीं की क्योंकि अच्छा वो मून लाइट थी और अच्छा मौसम था। मैं बैठ गई, मैंने कहा अच्छा वो वॉक करते करते मुझे इंस्टा पे कोई ख्याल आया, मैं बैठ गई और मैं इंस्टा लगा के देखने रही। तो मुझे फील हुआ कि कोई 2-4 लोग हैं कोने में खड़े हुए जो मुझे देख रहे हैं और हैरत से देख रहे हैं ना। एक फ़ील आ गई मुझे। मैंने फ़ोन रखा, मैंने देखा कि नहीं कोई भी नहीं। फिर मैंने इधर देखा, कोई नहीं। अच्छा, फिर मैं थोड़ा सा, अब मुझे फ़ील हुआ कि उनमें से कोई 2 चलते हुए आए हैं और एक मेरे साइड पे खड़ा है और एक यहाँ खड़ा है और वो गौर से मुझे देख रहे हैं। और मेरा जहाँ फ़ोन था वहीं रह गया और मैं यूँ ही रह गई और मैंने फ़ोन पकड़ा और अब मुझसे उठा भी नहीं जा रहा। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं उठूँ, मैं भागूँ, मैं कहाँ जाऊँ। बस मुझे इतना पता है कि मैंने आवाज़ दी एनी अपनी कज़न को ना, आज शायद उसको शायद पता दे आर लिविंग देयर। तो उसने धड़क से लाइट ऑन की, कहती क्या हुआ क्या हुआ। मैंने कहा नहीं यहाँ कुछ है। कहती हाँ वो, अरे कुछ नहीं है आओ। मैंने जाके फिर अपने मामू से पूछा, मैंने कहा आप बता दें सच के क्या है। तो कहने लगी तुम हाँ यहाँ रुक जाओ ना, तुम देखो ना रात में क्या होता है। मैंने कहा नहीं भी मैं नहीं रुक रही तुम्हारे घर। खैर लेट हो गया तो मुझे ड्राइव करना था। फिर उन्होंने कहा नहीं रुक जाओ, मैं रुक गई। अच्छा, मुझे कोई मिडल ऑफ द नाइट मुझे फील हुआ जैसे किचन में ना बर्तन धुल रहे हैं, खाने पक रहे हैं और यूँ लगा जैसे जहाँ मैं सो रही थी कमरे में छत के ऊपर कि कोई बच्चा फुटबॉल से धपक धपक खेल रहा है। तो मैं खैर एनी की अपनी कज़न के कमरे थी, मैंने उसको जगाया, मैंने कहा बकवास बता दो, तुम यहाँ पड़ी हुई हो तो किचन में कौन है। कहती यार हम नहीं बताते क्योंकि वो फिर हमें पाबंदी है, हम नहीं बताते। लेकिन हमारे साथ एक बहुत बड़ी फैमिली रहती है, उनका भी खाना बन रहा है, उनके बच्चे अभी फुटबॉल खेल रहे हैं क्योंकि अभी छत खाली है, सुबह तक ये सब गायब हो जाएगा, तुम सो जाओ आराम से। मैंने कहा तुम पागल, मैं तो अभी घर जाऊँगी वापस, मुझे घर। खैर फिर मेरे मामू ने मेरा काफ़ी मजाक उड़ाया और उन्होंने कहा बेटा मेरे साथ इस सालों से रह रहे हैं, मैं इनको जानता हूँ। अब वो मेरे मामू जो है वो माशाल्लाह बहुत
बहुत इबादत गुजार हैं और बहुत ज़्यादा, शायद वो इस वजह से ज़्यादा इबादत गुजार हो गए। और वो हम उनको बाबा जान कहते हैं बहुत प्यार से, क्योंकि हम उनको मामू नहीं कहते। तो वो कलाम लिखते हैं अल्लाह की शान में, फिर खुद ही माशाल्लाह हारमोनियम पे वो पढ़ते हैं, और हमारे ख़ानदान में कोई महफिल लिखती है उनकी, कभी वो गज़लें भी पढ़ लेते हैं। लेकिन जब वो हारमोनियम पे अल्लाह की हम्द और नात पढ़ा करते थे ना, तो मुझे लगता था कि हमारे अलावा कुछ है। मुझे कई दफ़ा दीवारों पे फील होता था जैसे, मैं चुप कर जाती थी कि मुझे पागल ही ना समझे मेरा अपना ख़ानदान कि भाई कौन है ये क्या। तो जब मैं उनके साथ रही और मैंने टाइम गुजारा तो मुझे पता चला, फिर उन्होंने मुझे बिठाया कि नहीं कोई बात नहीं है, ये मेरे दोस्त हैं, मेरे जैसे हैं, आप जैसे हैं। फिर उन्होंने मुझे कहा देखो बेटा हम जैसे हैं और रहते हैं यहाँ, फ़िक्र मत करो। तो फिर अब मुझे थोड़ा मैं जाती हूँ ना वहाँ, लेकिन मैं रात नहीं गुजारती, बट मैं वहाँ जाती हूँ तो मेरी कोशिश ये होती है अंदर से कि मैं लोगों के साथ ही बैठी रहूँ। लेकिन तो फैमिली, मेरी जो फैमिली है वो दे आर वेरी कंफर्टेबल विद देम, दे आर वेरी यूज्ड टू अफेयर, और आराम से रह रहे हैं। फहीमा आपके साथ क्या वाक़या हुआ, मैं सच शेयर करूँ? मदीहा रिसेंटली मेरे साथ हुआ, मुझे अपने घर में कभी हैवी फीलिंग नहीं होती थी। मुझे अचानक से फील होना शुरू हो गया कि मुझे घर में ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कोई है मेरे साथ। लाइट बंद करके मैं सो जाती थी, मैं कितनी लाइट नहीं ऑफ़ करनी, मुझे लाइट ऑन कर दी मैंने। अच्छा, ये स्लोली मुझे फीलिंग शुरू हो गई स्ट्रॉन्ग। अब नमाज फजर की शुरू की या उससे पहले ताजुद में उठी बैठ के पढ़ रही हूँ, तो मुझे लग रहा है जैसे कुछ मेरे साथ है कोई चीज़। फिर बेटी के कमरे में बिल्ली होती है घर में, अब बिल्ली खेल रही है, जा रही है, वो डस्टबिन के साथ खेल रही है। अब मैं पढ़ती भी जा रही हूँ, मैं उसको भी देख रही हूँ, मैं देख रही हूँ कि हाँ बिल्ली है, खेल रही है, पढ़ रही हूँ। फिर डस्टबिन के साथ खेलते खेलते डस्टबिन काफ़ी हैवी है कि वो उस तरफ चला गया। अब मैं पढ़ते पढ़ते मैंने देखा कि 5-10 मिनट के बाद वो डस्टबिन उसके पास दोबारा से आया है। मैंने कहा ये मेरा वहम है या ये क्या है कि डस्टबिन कैसे मूव हो सकता है, मतलब इतना डिस्टेंस है कि इसमें यहाँ से वो रुका हुआ है वहाँ पे, और वो बिल्ली भी अपना कुछ और करने में लगी और वो दोबारा से उसके पास आया कि खेलो मेरे साथ। मैंने कहा ओ अच्छा। उस रूम में हो रही थी ऑन एंड ऑफ चीज़ें कि बच्चे लड़ रहे थे, बच्चों की बहुत लड़ाइयाँ हो रही हैं। बेटी हमेशा अपने कमरे में होती थी, वो कहती थी मुझे आपके साथ सोना, मुझे कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा रूम में, मुझे अजीब सी घबराहट होती है कमरे में। मैंने कहा ठीक है मेरे साथ आके सो जाओ। और फिर मैंने फिर जब उसने मुझे कंप्लेन की तो मैंने फिर नोटिस करना शुरू किया कि मुझे भी फ़ील हो रहा है, इसको भी फ़ील हो रहा है। और फिर ये डस्टबिन वाला जो मैंने देखा, उसके बाद फिर अचानक से वही सेम टाइम पे होता है कि टेबल से शीशा टूट गया। वो वहीं रूम में बैठी थी बेटी, और बेटा उसके पास गया किसी बात पे बहस करने के। मखसूस आपको टाइम लगता था कि इस टाइम पे ऐसी चीज़ ज़्यादा हो रही है? वो तहज्जुद फजर को जो टाइम होता है, लेकिन फजर जो अंधेरा होता है ना शुरू में, बाद में रोशनी होती है, तो अंधेरे वाला टाइम होता है। यूजुअली जैसे मैं कल कहीं पढ़ भी रही थी, इस पता है कि 2 से 3 बजे का जो टाइम होता है वो कहते हैं थोड़ा बहुत ट्रिकी होता है, साइंटिफिकली वो किसी तरीके से उसको प्रूव करने की कोशिश कर रहे थे। बेटा गया है, बेटा भी उससे उसी वक्त जा रहा है बहस करने के लिए कि वो फजर के टाइम पे वो दोनों बहस कर रहे हैं, दोनों लड़ रहे हैं, लड़के पे वो शीशा भी टूट गया। और मैं देख रही हूँ क्या हो रहा है, ये कुछ और है। पे मैंने खैर सूरह बकरा घर में खुद पढ़ी, 3 दिन मैंने पढ़ी। मुझे किसी ने कहा कि 3 दिन पढ़ लो। 3 दिन पढ़ने के बाद फिर मैंने कहा ठीक है, अशरफुल मखलूक़ात तो हम हैं, ये नहीं है। डरना तो मैंने नहीं है, मैं बचपन से बहुत डरती भी आई हूँ, मुझे डरना नहीं है, मैं नहीं डरूँगी। सो मैंने स्पेशली बच्चे इन्वॉल्व हो जाए, और फिर आपके पास हस्बैंड नहीं है कि पहले तो ये होता आप जाए ना, आप देखें, आप वो छुपके ले आइए, आप मार दें, अब तो आप ही हैं सब। सो मैंने कहा मुझे तो नहीं डरना, अल्लाह ताला है, जब अल्लाह ताला सुपीरियर तो वही है ज़ात, और कुछ भी नहीं है। तो फिर मेरी फ्रेंड ने कहा तुम जाके इनसे इंटरेक्ट करो। तो मैंने फिर 7 मरतबा आयतुल कुर्सी ज़ोर ज़ोर से पढ़ी। पढ़ने के बाद फिर मैंने उनसे कहा, मैंने कहा आप जो भी हैं, ना मैं आपको तंग करूँगी ना आप मुझे तंग करें, ये मैंने कहा। और उसके बाद में मैं उस कमरे में मैंने जाना शुरू कर दिया। मैं अपना एक्सरसाइज कर रही हूँ, थोड़ी देर बैठ रही हूँ या कोई कुरान भी पढ़ रही हूँ, बट मुझे हो रहा था कि इनको क्या प्रॉब्लम है, पहले तो नहीं था। अब उस कमरे में बिल्ली का लिटर भी होता है, मैंने कहा शायद उनको वो बॉदर कर रहा है, या एक नया फर्नीचर हमारे घर में आया है। हर चीज़ की अपनी एनर्जी होती है ना, एक-एक चीज़ की अपनी एनर्जी होती है, या वो फर्नीचर की एनर्जी है या क्या है। फिर अभी 1 हफ्ते पहले, उसके बाद मुझे पीस फीलिंग हुई। फिर 1 हफ्ते पहले मुझे ये फ़ील हुआ कि मैं फजर के बाद वैसे ही अपना हिसार करके फिर मैं सोने लगी। मुझे किसी ने कहा अपना हिसार करके सो, मुझे 3 मरतबा दुरूद शरीफ और जो आयतुल कुर्सी चारों खोल और आपके लॉक करके अपने आप अपना हिसार, बच्चों का हिसार, घर का हिसार सारा, उसके बाद से तो मैं अपना हिसार करके ही सोती हूँ। इसी तरह मैं सोई फजर के बाद। सो
बिल्कुल पैरालाइज नहीं जैसा हो जाता, आप हिल ही नहीं सकते। और अभी आधा घंटा ही हुआ होगा, इतने में तो आप डीप स्लीप में नहीं जाते। सो मैं मूव ही नहीं कर पा रही हूँ। मैंने कहा फिर कोई चीज़ है जो मेरे अंदर घुसने की कोशिश कर रही है। तो फिर वो बहुत मुश्किल से, ज़बान आपकी लॉक होती है ना, ज़बान लॉक, हाथ लॉक, हर चीज़ लॉक। तो मैंने फिर लाहौल, बड़ी मुश्किल से लाहौल या औज़ुबिल्लाही मैंने थोड़ा कोशिश करके तो वो फिर मुझे छोड़ा है इस चीज़ ने। और ये जो चीज़ होती है जो मैं लॉक हो जाती हूँ, ये मुझे ऑन एंड ऑफ होती रहती है। पहली दफ़ा जो मुझे ट्रिगर हुई थी ये चीज़ ऐसे हुई थी कि हस्बैंड ज़िंदा थे और उस वक्त सोई हुई थी मैं, और फिर वो कोई चीज़ मेरे ऊपर बैठी हुई है, ऐसा मुझे फील हुआ। सो मेरे ऊपर कौन है इतना हैवी। फिर मैंने उस वक्त आंखें मैंने खोली और साथ मैंने कहा यार को हाथ लगा के उठा दो कि तुम उठ जाओ, मेरे पर कोई है। तो मेरा हाथ भी नहीं जा सकता था, मैं मूव भी नहीं कर सकती थी। और वैसे मैं उनको देख रही हूँ कि ये आंखें खोल लें, ये मुझे देख लें, मुझे बचा लें कि कौन है मेरे ऊपर। बहुत हैवी फीलिंग थी, बहुत हैवी। ये अक्सर लोगों के साथ जो है ये फीलिंग होती है। कुछ पे आवाज़ भी आती है। मुझे ब्रेक की तरफ जाने, लेकिन मैं आपको एक बात, क्योंकि देखें हम वही बात कहते हैं कि हम इस कुर्सी से कमाते हैं, ये कुर्सी में रिस्क देती, तो इस रिस्क वाली कुर्सी पर बैठ के कभी इंसान को झूठ नहीं बोलना चाहिए। जब लास्ट हमने यहाँ पे शो किया था तो उसके बाद मैं रात में खाने पे गई थी और मैं डिस्कस कर रही थी, मैं अपने हस्बैंड के साथ, हमारे भाई उनके साथ, फैमिली उनके साथ बैठी डिस्कस कर रही कि आज मैंने ये शो किया था, शो में ये चीज़ें हुई हैं। तो आपको होता है ना कि उनसे पूछें कि अच्छा आपके साथ भी ऐसा हुआ है, ये डिस्कशन कर रहे हैं। और मैं उसी डिस्कशन में निकलती बाहर आई हूँ, गाड़ी का वेट कर रहे हैं वाले में, तो ऊपर दरख्त था। मैं बड़े एक अच्छे एक फ्रेंच रेस्टोरेंट में थी। दरख्त से मुझे लगा जैसे किसी ने मुझे कोई चीज़ मारी है, और वो इतनी टक की उसकी ज़ोर से आवाज़ आई कि जैसे मेरे इसी नाखून पे वो चीज़ लगी है और मुझे पूरी बॉडी को एक करंट लगा है। और जब मुझे करंट लगा ना, तो मैंने उसके बाद नीचे देखा कि ऐसी क्या चीज़ लगी है कि जिससे ना मेरे बालों के जो फॉलिकल्स है ना वो भी जैसे खुल गए हो। मतलब ऐसा वो करंट था, मुझे लगा कि मैंने देखा क्या चीज़ थी। सो फिर देन मुझे हुआ कि अच्छा आज मैंने जो शो किया और मैंने आज बहुत डिस्कस किया है, सो मे बी जो हमारे आसपास मखलूक है वो मुझे कह रही कि अच्छा यार टू मच हो गया, तुम बहुत ज़रा हमें याद कर रही हो, हमें ज़रा याद ना करो। हाँ, बट वही बात है, आप अशरफुल मखलूकात हैं, देन यू हैव टू मेक पीस विद इट। लेकिन हम इनके एग्जिस्टेंस से भाग नहीं सकते। मुझे ब्रेक लेनी, जब मैं ब्रेक से वापस आऊँगी, ये मैंने बहुत सुना हुआ है कि ये आशिक हो जाते हैं। तो क्या आग और एक मखलूक आग से बनी हुई है, एक मिट्टी से बनी हुई मखलूक है, क्या ऐसी कोई चीज़ हो सकती है? और कराची की आवाज़ से ज़्यादा घर कैसे थे, और खालिद भाई खुद कहाँ डरे होंगे, मुझे ये ज़रा जानना है। ब्रेक के बाद कहीं में जाइएगा। जी, ब्रेक के बाद एक बार आपको फिर से खुश आमदीद कहते हैं। और हमारी जो गुफ्तगू का सिलसिला है, क्योंकि देखें ना एग्जैक्टली वो चीज़ ऐसी मखलूक है जिसको हम जानते नहीं हैं, देखते नहीं हैं, बट क्यूरियोसिटी बहुत है। और जैसे खालिद भाई ने बात भी की है कि झूठी मखलूक होती है बहुत, और उम्र अगर 900 हो तो ये तो जो वो चीज़ें जो ये लिख चुके हुए हैं, ये तो अब ये लिख चुके हैं वो चीज़ें जो कि ऑलरेडी अब डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट भी बन चुकी हैं। इमरान भाई मुझे एक बात बताइए, जो हम बात करते हैं अक्सर कि जी उन पे जिन आशिक हो गया था या उन पे चुड़ैल आशिक हो गई थी, तो क्या ऐसी कोई चीज़ सच में होती है कि कहाँ जिन जो कि आग में बना हुआ और कहाँ इंसान जो कि मिट्टी में, तो कोई उनसियत डेवलप हो जाए आपस में? जी तो या दोस्ती भी हो जाए? हाँ, ये तो देखें बहुत ज़्यादा एक प्रैक्टिकल है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ फर्जी कहानियाँ हों। और चूँकि वो मखलूक, इंसान तो उनको नहीं देख पाता, लेकिन वो जो है इंसान को देख रहे होते हैं। और ख़ास तौर पे अच्छा, ये ज़रूरी नहीं सिर्फ लड़की पे आशिक हों, लड़कों पे भी आशिक होते हैं वो, यानी फ़ीमेल जो मेल पे आशिक हो गए, मेल फीमेल पे आशिक हो गए, इस तरह चलता है मामला। और ख़ास तौर पे बालों की तो बहुत स्टोरीज़ हैं कि लड़कियों के बालों पे ये आशिक हो जाते हैं। और कितने केसेस तो मेरे पास ऐसे आते हैं कि जो बेचारे ख़वातीन यानी नफ्सियाती मरीज़ हो गई हैं कि वो उनसे यानी कोई इज़्दिवाजी ताल्लुकात भी कायम कर लेते हैं बाय फोर्स, और वो इतनी टॉर्चर होती है ज़िंदगी उनकी, एक बिल्कुल अजीरन हो जाती है कि वो पीछा नहीं छोड़ते, बहुत नफ्सियाती मरीज़ बन जाती हैं ख़वातीन इस सिलसिले में, परेशान। और फिर वो वाइफ हस्बैंड को नहीं मिलने देते, इस तरह की रुकावटें डालते हैं। ये चीज़ तो है कि वो आशिक होगा, फिर ऐसा कैप्चर कर लेते हैं कि जी उसकी ज़िंदगी वो कर देते अजीरन।
अच्छा, यहाँ मैं एक अपनी छोटी स्टोरी शेयर करूँ, जैसे क्यूरियोसिटी आप बार बार कह रहे हैं हर एक को होती है ना, तो मुझे भी आज से 15-20 साल 25 साल पहले जब यूनिवर्सिटी में नई जॉब हुई थी तो सब मुझे शौक हुआ कि चलो मैं भी कुछ चिल्ला करके बकायदा इनसे कोई काबू करता हूँ। तो मेरे पड़ोस में जब इंसान यंग होता है तो उसी वक्त ऐसे ख्यालात बहुत आते हैं। तो पड़ोस में हमारे पंजाब से आए हुए थे, आमिल थे जिन्नात के, तो उनसे मेरी सलाम दो बातचीत हुई। मैंने कहा चले मुझे भी कोई वजीफा बताएं, काबू करता हूँ। कहने चलो ठीक है, अच्छा रात को 1 बजे उठना, 1 बजे उठ के गुस्ल करना, 2 रकात नफिल पढ़ना, 1.25 लाख मरतबा ना ये आयत पढ़नी, युहिब्बुनहुम हुब्बिल्लाह वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। अच्छा, जो देख रहे हैं उनको पहले से बता दूँ, चिल्ला शुरू ना करते हैं, बड़ा रिएक्शन आता है इसका ना। अच्छा, 1.25 लाख पढ़ना एक। अच्छा, वाकई देखिए भाई, ऐसी कोई भी चीज़ कोई अगर वो कह रहे हैं तो ठीक है, वो तो आपको पता है ना, वो इतनी जल्दी बता नहीं समझ पाएंगे, वो अहले इल्म है, ठीक है, वो अहले इल्म है, तो वो फिर अपना बता रहे हैं, तो आप प्लीज ऐसी कोई। लेकिन अहले इल्म का रिएक्शन में सुन लें, रिएक्शन हो गया जी जी, तो 12 तो मैंने वो शौक में ले लिया उनसे चिल्ला कि 1.25 लाख मरतबा पढ़ना है। अच्छा, अब जब मैं सो गया तैयारी के साथ, उस समय मेरा स्टाफ रूम करने एक रूम था, उसमें एक बंदे को मैं साथ वो रखा होता घर में स्टाफ के लिए, बेटियां में सब शायद 2 ही थी, छोटी थी दोनों। अच्छा, उसको मैंने कह दिया, अच्छा उन्होंने कहा था करना अकेले में तन्हाई में बैठ के करना अमल। तो उस लड़के को मैंने कह दिया, असगर नाम था उसका, तो वो मेरे सर्वेंट क्वार्टर में रहता है। मैंने कहा भाई रूम मेरा काफ़ी बड़ा था, उसका बिस्तर मैंने वहाँ लगवा दिया कि तो उस रात को उस कोने में सोना ना, उसको नहीं पता क्या सीन है क्या। उसको उस कमरे में सुला दिया। फिर रात के 1 बजने वाला था तो मैंने पहले तो ख्वाब हल्का से झलक देखी, मैं आधा जागा हुआ था आधा सो रहा था। वो लंबे लंबे ऊँचे पहाड़ है ना, काफ़ी लंबे, जिस तरह हम काफ की कहानियाँ सुनते थे ना, सीरियल में देखो बड़े सन्नाटे वाले, धूप चिलचिला धूप के ऊँचे ऊँचे पहाड़, उसमें दरवाजे खुले, अजीब सी एक वादी वगैरह है। ये एक झलक सी मैंने देखी ख्वाब में बिल्कुल, और एकदम से मेरी आँख खुल गई 1 से कुछ पहले, और आँख खुली, फिर मैं गुस्ल किया, गुस्ल करके मैं किबला रू होकर बैठ गया। उसको देखा अभी पीछे होकर सो रहा है। मैंने कहा चलो सेफ गार्ड मौजूद है, अगर कुछ हुआ तो उठा देगा बेगम शेगम को दूसरे कमरे में जाके। अब मैंने शुरू किया, अब 1.25 लाख पढ़ना है, शायद को आसान तो नहीं, पढ़ते पढ़ते ज़बान पत्थर हो अलर्ट हो गई। अच्छा, जब मैं 70,000 75,000 क्रॉस कर लिया ना, तो फिर मेरे पास रिएक्शन शुरू हुआ कि वो अच्छा पढ़ना 40 दिन तक था, ये पहला दिन है मेरा, 40 दिन तक पढ़ना था। पहले दिन जब मैंने ट्राई किया, वो पढ़ते हर रात 1.25 लाख पढ़ना था, डेली 1.25 लाख पढ़ना है। अच्छा, वो 70-75,000 में किस तरह पूरा गया, फजर के टाइम करीब आ गया। जब मिड में पहुंचा तो ऐसा लगा क्लैशिंग कॉफ के बिल्कुल ब्रश चले, मेरे कान बिल्कुल एक धमा चौड़ी मच गई। एकदम से मैं छोड़ा था, झुरझुराएगी ही क्या हो गया। अब रात का सन्नाटा, अंधेरा, खतरनाक, बाहर जो ना फर्नीचर रखा था वो ऐसी गैलरी वगैरह बैठने के लिए, तो वो लग रहा कि उठा कर पढ़ा रहा, धड़ाम भूम भड़ाम। मैंने कहा जी इनकी कार्रवाई शुरू हो गई है। बस वो रात तो मैंने किसी तरह कर आगे जैसे जैसे मुकम्मल की। उसके बाद मैंने तौबा की, भाई आइंदा इनसे पंगा नहीं लेना, रिस्क नहीं लेना। वालिद साहब को बताया, उन्होंने कहा भाई तुम्हें किसने कह दिया शौक में अंदर हाथ डालना है, इसके अंदर बिल्कुल जो ना वो हाथ में मत डालो और इससे दूर ही रहो। तो ये चीज़ फिर इस तरह होती है कि जो इंसान को अपनी मौजूदगी का बताती है और डराती भी है। सजाद, मुझे एक बात बताएं, वो स्कूल जिनमें हम सुबह जाके बहुत खेलते थे, वो जिसमें रौनक होती थी, सबसे पहले इस क्लास में चले जाएं कभी खौफ नहीं आता, वो कॉलेज जिसमें हमने सारा दिन बड़ा ज़बरदस्त गुजारा है, उसी कॉलेज और स्कूल में जब हम कभी ज़वाल के टाइम के बाद, स्पेसिफिकली अगर मैं असर के वक्त के बाद की बात करूँ, इतना खौफ क्यों आता है? ऐसा कोई वाक़या आपने सुना है? ये स्कूलों से क्यों खौफ आता है? वो स्कूल जहाँ सुबह इतने बच्चे मौजूद होते हैं और दोपहर होगी, दोपहर के बाद खौफ आने लग जाता है। मेरे स्कूल में ना, अब मैं अपने स्कूल का बताऊँ अगर, तो मेरी स्कूल की बैक साइड पे वो एक कॉरिडोर टाइप होता है ना पीछे दीवार के साथ, तो वहाँ हम अक्सर कभी बॉल चली जाती थी तो हमें हड्डियाँ मिलती थी इंसानों की ना। तो सुनने में आया था पहले कब्रिस्तान था शायद ये जगह। फिर मैं कई स्कूल्स में गया हूँ। अच्छा, मैं उन स्कूल में नहीं जाता जो एक्टिव होते हैं, जहाँ बच्चे जा रहे हों, क्लासेस ऑन हो, क्योंकि फिर बच्चों को बहाना मिल जाता है कि सजाद भाई गए हैं ना, वहाँ जिन्नात हमने कल से स्कूल नहीं जाना। तो मैं कुछ जो एक्टिव स्कूल्स में नहीं जाता, जो अबेंडेंड हो गए हैं उधर ही जाता हूँ। और क्यों जाता हूँ कि स्कूल हमारे एक्टिव होते हैं सुबह से दोपहर तक, दोपहर से लेकर रात तक। वहाँ कोई रोशनी, कोई आवाज़, कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं होती। खौफ क्यों होता है? ये मैं बताऊं, हमारे मालिक मकान है नीचे, वो गए कनाडा, तो हर 10 दिन बाद ना उनकी मेड आती और साफ़ सफाई करती और ये ख्याल करती कि यार रोशनी जो है वो एक छोटी सी लाइट जो है हम ज़रूर ऑन रखें, आना जाना रखें। कहा है, सुना है कि जी 40 दिन तक आप ऐसा कोई छोड़े ना, वीराना ना करें और बिल्कुल अबेंडन ना करें, किसी को लगा दें। मेरे पास एक वाक़या आया कि हम इंसान करते क्या हैं जो ऐसा हो जाता है, अनजाने में भी हमारी इतनी सी गलती क्या होती। लाहौर से वाक़या आया मदिया जी मुझे, और उन्होंने मुझे वाक़ये से पहले ये बताया कि भाई मेरी ज़िंदगी में मेरे वालिदैन को ये बात नहीं पता, और ये बात मैं सबसे पहले आपसे शेयर कर रही हूँ। और कोई नहीं जानता इस वाक़ये को, मेरी अपने वालिदैन भी नहीं जानते, भाई बहन दोस्त कोई नहीं जानता
मैं अक्सर जिक्र में ना मेहरबान का लफ्ज़ निकल जाता है, तो शायद उनके असर से उन्होंने मुझसे शेयर किया। ये थी 9th क्लास में, मुझे नाम भी पता है, एड्रेस भी पता है सब। ये 9th क्लास में थी, मेरे दोस्त से झगड़ा हो गया। अब वो फीमेल थी या मेल था, जो भी था, एक समझ लें इनका झगड़ा हो गया। ये बहुत अफसरदा हो गई, दिल बर्दाश्ता हो गई। तो इन्होंने क्या किया, ये छत पे गई, मगरिब का टाइम था, ग्राउंड +1 और 2nd फ्लोर पर इनकी छत थी। इतनी दिल बर्दाश्ता हो गई, इन्होंने छत से छलांग मार दी। 7 अटेम्प्ट की, खाली प्लॉट था साइड। अब ये गिर गए। अच्छा, गिर गए, कुछ देर बाद इनको होश आ गया, ये ज़िंदा थी, लेकिन इन्होंने क्या देखा कि मेरा पाँव और हाथ जो है ना वो गया। और अब इनको ये ख्याल आया कि अब मैं क्या करूं, अगर अब मैं घर जाके कहती हूँ क्या हो गया क्या नहीं, तो मुझे तो बड़ी मार पड़ेगी कि तुमने एक तो पहले गलती की, फिर दूसरी गलती। कहती मैं रगड़ती बड़ी मुश्किल से घर पहुँची, तो घर वाले अपने कामों मगन थे, किसी को पता ही नहीं था। तो अचानक क्या, वो जब नज़र पड़ी तो सब चीख पड़े, क्या हुआ। कहती भाई मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैंने कहा मुझे जिन ने धक्का दे दिया। ये बात बनाती हूँ। हाँ, उन्होंने कहा मुझे कुछ समझ नहीं आया, मैं क्या कहूँ। तो मैंने कहा कि मैं ऊपर खेल रही थी, मगरिब का टाइम था, पता नहीं क्या हुआ, मुझे जिन ने धक्का दे दिया। अब जी पूरा घर जो है हौ हाय हो गया, कभी फलां बाबा के पास, कभी फलां बुजुर्ग के पास। कहती भाई अब मुझे पता है कि मैंने क्या किया और मेरे साथ क्या हुआ, लेकिन मैं बुजुर्ग के पास जाऊँ, बाबा के पास जाऊँ, वो मुझे कहें कि हाँ इसके ऊपर फलां जिन है, हम इसका इलाज करेंगे, ये तावीज़ है। और कहती है मुझे मजबूरन वो तमाम इलाज करवाना पड़ता। इस दौरान मैंने महसूस किया कि मेरी तबीयत में सख्ती आना शुरू हुई, यहाँ तक कि मुझे अपनी वालदा बुरी लगने लगी, बहुत ज़्यादा। इस कदर बुरी लगने लगी कि मैं उनको ऐसे देखती थी, वो मुझसे डर जाती थी, मेरी वालदा। तो मेरी वालदा को इंस्टिंक्ट था कि कुछ हो गया है। भाई वो तो ऑफ कोर्स लेके भी फेरी थी हर जगह जी, लेके से भी चीज़ें चिपक जाती हैं। हमारे एक जानने वाले जिन्होंने को रेफ़र किया, एक साहब आए, बड़े यंग से, जाबिर उनका नाम, जाबिर साहब, बड़े यंग से आए। मैंने कहा एक और आ गए हैं, पता नहीं कोई इलाज। अम्मी ने मुझे बताया कोई तुमसे मिलने आए। यानी वो आए, कमरे में बड़े नौजवान से लड़के आए और बैठे, दरवाज़ा खुला था। तो मुझे आके कहते हैं मजाक सीरियस हो गया। वो जाबिर साहब आके कहते हैं कि मजाक उल्टा पड़ गया, सीरियस हो गया। कहती मैं डर गई उनसे। कहती मुझे लगा कि ये कोई जिन है, इनको कैसे पता ये बात, ये तो कोई नहीं पता, वाहिद वही थे। हालांकि बुजुर्ग के पास हो लिए, वो यंग से आए और कहा मजाक उल्टा हो गया। तो वो कह रही मैं डर गई। खैर उन्होंने पढ़ाई की और कहा हम कल फिर आएंगे, वो चले गए। अब वो दोस्तें आ जाती हैं, कज़न्स आ जाती हैं, वो माशाल्लाह थे भी बड़े पुरकशिश थे जाबिर साहब। तो कज़न्स आ गई, तो कहती हैं, छेड़ रही हैं कज़न मुझे कि देखो ये तुम्हारे इलाज के लिए नहीं आए, जिस तरह वो तुम्हें देख रहे थे ना, ये तुम्हें पसंद करते हैं। हाँ, ये तुम्हें पसंद करते हैं। और ये कल आएंगे ना, तुम्हारे रिश्ते की बात करेंगे, देखना तुम्हारे घर वालों। हमारा भी तजर्बा एक्सपीरियंस है, तुम भी माशाल्लाह अच्छी हो, तो ये कल आके तुमसे ना तुम्हारे घर रिश्तों की बात करें। कहती ऐसी बातें होती रही। कल आए, वो आए, बैठे, पढ़ाई शुरू की और कहते हैं हम रिश्ते के लिए नहीं आए। पता लग गया जाबिर साहब ये कहते हैं कि जी हम रिश्ते के लिए नहीं आए, तुम्हारी कज़न मजाक समझ ली, ऐसा मत समझना हमारे बारे में, हमारी ऐसी कोई नीयत नहीं। कहती अब तो मैं पक्का ही डर गई। कि ये कौन है, ये पक्के खुद कोई जिन है। खैर जी, मुझे कहते हैं कि देखो तुमने जो मजाक किया, खाली प्लॉट में या खाली जगहों पर अक्सर लोग उतारा फेंक देते हैं अपना। जी जी जी, सदका अपने सदके फेंक देते हैं। हालांकि यार बड़ा एहतियात करनी चाहिए इस चीज़ पे। हमारे तो ये तो हम जानते हैं, कुछ अनपढ़ लोग होते हैं, बेचारे बच्चे होते हैं, वो उठा लेते हैं, गोश्त फेंक देते हैं, बिल्कुल ऐसे करते हैं। तो कहते हैं कि देखो तुमने जो है ना किया तो अपना मजाक, एक तो तुमने उन पर इल्ज़ाम लगाया, उन पर जिन पे इल्ज़ाम लगा, और दूसरा तुम जिस पर गिरी वहाँ कुछ उतारे की चीज़ें थी। अब वो जान मांग रहे हैं, जो है ना, जो तुम्हें गुस्सा आ रहा है और जो वो असर, तुम्हें चांद को देखना पसंद है, तुम्हारी इस तरह की कुछ आदतें भी हैं। कहती बिल्कुल हैं ऐसा। अब कहते हैं वो जान मांग रहे हैं, हम कल आएंगे। अच्छा, वो कुछ धागे पे ना पढ़ते और गिठाने बांध देते ना, पढ़ाई करते, दरवाज़ा खुला रखते हमेशा, दरवाज़ा बंद कभी नहीं करते। अगले दिन आए, पढ़ाई कर रहे हैं। कहते हैं बात सुनो, पंजाबी में कहते हैं हुन तू नहीं या ते मैं नहीं। हाँ। अब वो जान मांग रहे,
या तो आप नहीं हो या मैं नहीं। सही बात है। हाँ। हुन तू नहीं या तो मैं नहीं। खैर पढ़ाई कर रहे हैं। पढ़ाई करके उन्होंने इजाज़त ली और जाने लगे। लेकिन थोड़ी देर बाद भाई फ़ोन बजा घर का। फ़ोन बजा तो मेरी अम्मी ने फ़ोन उठाया। अम्मी ने जैसे ही फ़ोन उठाया ना तो मेरी अम्मी चीख पड़ी और रोना शुरू हो गई। और क्या हुआ जी? कहा जी जाबिर साहब का एक्सीडेंट हो गया और वो अल्लाह को प्यारे यंग, बिल्कुल यंग। जो साहब उनको जिनके ज़रिए वो आए थे, जो उनको लेकर आए थे, वही हमेशा मोटरसाइकिल चलाते थे, ये पीछे बैठते थे। आज वो खुद गाड़ी चला गए। उन्होंने कहा कि आज मैं चलाऊंगा। कहते हैं वो गए और ट्रक में उनका एक्सीडेंट हुआ। पीछे वाले जो थे उनको खराश भी नहीं आई और वो अल्लाह को प्यारा। अल्लाह अकबर। अब मैंने कितने सबक मिलते हैं मुझे इससे ना। आज भी मेरी उनसे बात होती है, कब्र पे भी जाती हैं जाबिर साहब। मतलब ऐसे प्यारे लोग भी मौजूद हैं जो कि ले लेते हैं किसकी भलाई, जो पता नहीं चलने देते और आपका ज़रा सा मजाक, ज़रा सी गलती क्या कर जाए। यहाँ मुझे छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइएगा। जी, ब्रेक के बाद हम आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं। अच्छा खालिद भाई, हमने अपने घर के बड़े बुजुर्गों को भी तो देखा ना, जो बच्चों को डरा रहे थे, जो बच्चों को सुधारना होता है, डिसिप्लिन करने के लिए कि वो मॉन्स्टर आ जाएगा, बस कर दो, मैं भी जिन बाबा को बुला रही हूँ। हाँ, ये बात है। इससे भी हमारी माएँ भी नहीं दावत देती। हाँ, ये चीज़ें जो है ना, देखें बच्चों की साइकी पे तो असर करती होंगी, लेकिन अभी जैसे थोड़ी देर पहले आप सब ने जिक्र किया इस बात का कि क्या जहाँ पर ये सब बातें हो रही हैं, क्या उस मखलूक की मौजूदगी हो जाती है यहाँ पे? तो मेरे ख्याल में जो लोग इस शो को आपके देख रहे होंगे, वो हम 5-6 लोगों में से जिसकी बात में भी वो वाला दम होगा कि जो उनके इंटरेस्ट की होगी, तो वो लोगों को खुद ब खुद पता लगेगा कि यहाँ पर कोई रूहानियत है और कोई अटेंडेंस है किसी की। मैं आपको एक बात बताऊँ, अभी आपने कहा कि केमिस्ट्री, कि मिट्टी और आग के बने हुए, और किस तरह इस शहर में एक आदमी रहता है, उसका नाम है हकीम जलीस। मैंने उसका पूरा एक शो पहले भी किया था, अब मैंने दोबारा किया। मतलब मैं उनको मशहूर नहीं करूँगा, बस मैं नाम बताऊँगा आपका, वो आप बाद में देखिएगा। उनके साथ केस ये है कि आपने अक्सर सुना होगा कि जी औरत के ऊपर जिन आशिक हो गया, वो नहा कर निकली थी, उसके गीले बाल थे, वो मगरिब के बाद आई थी, तो वो उस पर आशिक हो गया। ये मर्द का केस है। अच्छा, औरतों के भी ऐसे केसेस हैं, मैं आपको अभी अर्ज़ करता हूँ कि मुझे टाइम मिला। ये जो हकीम जलीस है, इस आदमी की शादी नहीं हुई, बेहतरीन खूबसूरत आदमी, अच्छे पैसे कमाता है, कोई इशू नहीं है उसके साथ, उसकी शादी नहीं हुई। वजह क्या है कि वो अपने मुँह से बताता है कि मेरे साथ नादिया नाम की एक अप्सरा तकरीबन 28-30 साल से अटैच्ड है मेरे साथ। वो मेरे पास आती है, उसकी माँ रिश्ता लेकर उनके घर आई और एक बिल्ली की तरह उसके पाँव पे बैठ गई और उनसे कहा कि मैं नादिया की माँ हूँ। और वो नादिया खिड़की से भी अंदर आती है और बकौल उनके, मैंने पूरा शूट किया कि उनके कमरे में एक अलमारी है, वो उस अलमारी में रहती है। वो अलमारी बाकायदा जिस वक्त वो आती है, बकौल उनके वल्लाह आलम बिसवा, वो हिलती है और वो उनसे मुख्तलिफ फरमाइशें करती है। और आज तक उस आदमी की शादी नहीं हुई। दूसरा केस, एक बहुत बड़ा जर्नलिस्ट इस मुल्क का, अल्लाह ताला उनको औलाद की नेमत से मालामाल करे, लेकिन उनके साथ भी पिछले कई साल से, तकरीबन 50 साल से हैदराबाद से एक कोई चीज़ लगी और वो आज तक उनके साथ है। वो एक मखसूस शक्ल में, एक दुल्हन की शक्ल में उनके साथ होती है। वो कभी नॉर्थ नाज़िमाबाद के एल ब्लॉक में उनके ससुराल में नज़र आती है, वो कभी हैदराबाद में उनके दोस्त के घर में नज़र आती है, वो कभी मेट्रो रोड पर उनके दफ्तर में नज़र आती है। और वो हर दफ़ा आके उनसे एक सवाल पूछती है कि जब से मैं तुम्हारी ज़िंदगी में हूँ, तुम्हारी ज़िंदगी में क्या तब्दीलियाँ आई। तो मॉनिटरली तो उनको बहुत सारी तब्दीलियाँ आई माशाल्लाह। वो एक मामूली रिपोर्टर से, एक सब एडिटर से जो है वो किसी टीवी चैनल के मालिक भी बन गए। लेकिन क्योंकि बकौल उसके, मैं फिर आपसे अर्ज़ करूँ कि शिर्क जो है ना, अल्लाह ताला हम सबको उससे बचाए। हम अशरफुल मखलूक़ात हैं और जो कुछ भी होता है, जैसे अभी सज्जाद भाई ने कहा कि कोई एक्सीडेंट हुआ या कुछ, तो ये मिन जानिब अल्लाह है। किसी के अंदर इतनी ताकत नहीं है कि वो मुझे यहाँ से उठा के वहाँ फेंक दे। अगर अल्लाह को मंजूर होगा तो थोड़ी देर में मैं आपको उधर पड़ा हुआ मिलूंगा, लेकिन वो किसी में दम नहीं है, वो जब तक अल्लाह नहीं चाहेगा वो नहीं होगा। इसीलिए तो हज़रत आदम को और हमें बनाया गया, हमें फ्री विल भी दी हुई है ना। पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं, मिसाल के तौर पे मैंने आपसे कहा कि ये मर्दों के साथ है। मेरे अपने घर में जो मेरे साथ जो वाक़यात हुए वो उस दौरान नहीं हुए मदिया कि जब मैं बहुत रफ्तार के साथ एक दिन में 2-2, 3-3 ऐसे आसेब ज़दा मकामात कवर करता था, गलियां कवर करता था, मोहल्ले, कि मुझे कोई चीज़ मेरे पीछे लगी हो। लेकिन जब मैं ये काम छोड़ के मुझे कोई 3-4 साल हो गए,
आफ्टर 1996 या 2010, तब मुझे ऐसा लगा कि मेरे घर में कुछ अजीबोगरीब वाक़यात हो रहे हैं। मिसाल के तौर पे हमारे घर में जो मीठा बनता था वो मीठा गायब हो जाता था, और वो ऐसे जाता था जैसे किसी ने खरोचे मार के वो खीर खाई, किसी जानवर ने वो खीर खाई, लेकिन वो जो शुगर फ्री चीज़ बनती थी वो वैसे ही रखी होती। तो आपने जैसे फरमाया कि मिठाइयों की दुकान, मैंने ये लिखा था कि ये टनों के हिसाब से जो मिठाइयाँ बन रही हैं हुमा, ये कौन खा रहा है? ये टनों के हिसाब से। अब ये लोग नहीं देखे ना, आपने 1 किलो ली होगी पूरे साल में, मैंने 2 किलो, इन्होंने 1 किलो, इन्होंने, लेकिन ये इसका जो बल्क में बायर है वो मैं और आप नहीं है, वो एक और मखलूक है। और ये आप देखें कि जितने भी मिठाई की जो चलती हुई दुकान है, उस दुकान के ऊपर अल्लाह रसूल के तगरे लगे होंगे, वो आदमी दाढ़ी वाला होगा, उस बाचरा होगा, टोपी लगाएगा, वहाँ पर कुरान मजीद की आयत चल रही होंगी, हदीस के बैनर्स लगे हुए होंगे, लेकिन और वो दुकानें चलती हैं ये। और वो मैंने जब उनके इंटरव्यूज़ किए तो मैंने, एक तो वक्त था कि जब हम लिख के करते थे तो आपको बहुत सारी चीज़ों की अक्कासी अपनी तहरीर में करना पड़ती थी, फिर जब टीवी का आ गया, इजाज़त हुई कि टीवी पे कर सकते हैं, तो हमने उनके इंटरव्यूज़ भी किए। वो ये कहते हैं कि जी ये रात में आते हैं, मिठाई का मैं आपको बताऊँ, रात में आते हैं, बल्क में लेते हैं, दराज कद होते हैं, सफ़ेद कपड़ों में होते हैं, आई कांटेक्ट नहीं करते, हाथ मिलाने से गुरेज करते हैं, और अगर आप इनका हाथ पकड़ लें तो आपको ऐसा लगेगा जैसे आपने रुई का गाला पकड़ दिया। मिठाई की दुकानों पर हैं जो मज़ारों के बाहर फूल फरोश बैठे, वहाँ से रात को 4-4 बजे गाड़ियाँ सज सज के गई। आपका बंस रोड के ऊपर एक मशहूर मिठाई वाला है, उसके बराबर में एक दही बड़े वाला है, मीठे दही बड़े बनाते हैं। उसने मुझे बताया कि एक गाड़ी आई लेट नाइट, जैसे आपने फरमाया कि 2-2:30 बजे के बाद, तो मुझे नहीं पता उनकी टाइमिंग्स और हमारे टाइमिंग में क्या फ्रेमवर्क का फ़र्क है। वो गाड़ी आई और उससे कहा कि ये कितने हैं, तो वो हंसने लगा, उसने कहा कि होंगे 60-65 किलो। उन्होंने कहा बांध दो। कह रहा है मुझे उस वक्त तक नहीं पता लगा कि मैं किससे मुखातिब हूँ, और मैं बेख्याली में मैंने वो 65 किलो किसी तरह उसके थैलों में करके और गाड़ी में रखवा दिए अनइंटेंशनली। यानी मैं कहूँगा कि जी अगर आप मेरे पास दुकान पे आइए तो ये ले आपका सामान, पैसे दें, आप जाएँ। कह रहा है मैं अनइंटेंशनली मैं वहाँ गया और मैंने गाड़ी में रख दिया, और कह रहा है कि चंद सेकंड गुजरे होंगे जब मैं अपने होश में आया तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे वो गाड़ी थी ही नहीं, और वो आदमी, और उसने जो मुझे लोकेशन, मैं तो खड़ा था वहाँ, उसने कहा ये सामने रोड जो है ये जा रहा है जामिया क्लॉथ मार्केट की तरफ, ये बंस रोड जा रहा है, और ये वो जंग अखबार की तरफ जा रही है रोड, लॉ कॉलेज की तरफ। कह लगे वो कहाँ गई गाड़ी, मुझे नहीं पता लगा। मैंने कहा वो कैसे थे? पैसे दिए, कड़क नोट दिए जी। ये सब ने जिससे हमने पूछा, चाहे एक फूल वाले ही बताते हैं कि गाड़ियाँ सच की जाती हैं, इतर वाले, इतर फरोश है, आप कभी इतर की दुकान पे जाएं और वहाँ जाकर एक इतर, बहुत चीज़ें चलती हैं। अच्छा मैं आपकी बात काट रही, मैं आपके पास आऊँगी और मैं लोगों से कहूँगी कि मैं जब शहाबनामा मैंने पढ़ा था तो उसमें था, उन्होंने जिक्र किया था कि सबसे ज़्यादा जो ये जो जिन जो पाए जाते हैं वो पहाड़ों पे पाए जाते हैं। इस वक्त कहते हैं ना जब मोटरवे बन रही थी तो बड़ी मुश्किलात का वहाँ पे सामना जो मजदूरों को करना पड़ा था। पहाड़ों में अट्रैक्शन ही बहुत होती है। मैं खालिद भाई से पूछूंगी, जो क्योंकि इन्होंने कराची इतना कवर किया हुआ है, हम ज़रा खालिद भाई की आंखों से कराची देखने की कोशिश करेंगे। कौन कौन सी जगह जहाँ पे आपके मेरे बड़े सवालात हो सकते हैं कि वहाँ से अच्छी वाइब्स नहीं आती। ब्रेक की बात पूछेंगे, कहीं मजा आएगी। जी ब्रेक के बाद एक बार फिर से खुश आमदेद। और वैसे तो हमने जब भी ये शो किया तो इसमें हमने वाक़यात सुने हैं, हमारे बहुत से सेलिब्रिटीज़ हमारे साथ मौजूद होते हैं। आज क्योंकि हमारा पैनल थोड़ा बहुत डिफरेंट है, आज इमरान भाई जो कि एक्चुअली सूरतें बताते हैं और रूहानी इलाज बताते हैं कि आपने किस तरीके से ख़ुद को हिसार में रखना है ताकि आपका इंट्रैक्शन इस मखलूक से ना हो। वहाँ पर हमारे साथ ऐसे लोग भी हैं जो कि लिख चुके हैं, या मैं ये कहूँ कि उनसे ये मखलूक की चीज़ लिखवा चुकी हैं अपने बारे में ताकि लोग इनके बारे में जान सकें। मैं अगर खालिद भाई आपकी नज़र से कराची देखने की कोशिश करूं, कराची के बहुत सारे से वाक़यात हैं। एक मशहूर जो कराची के बारे में, जो लोग कराची नहीं भी आए वो कहते हैं यार वो जो कारसाज की वो दुल्हन है वो क्या है। हम हर बंदा ये बात करता है, और मैं कुछ लोगों को ऐसे जानती हूँ जो कहते हैं हाँ देखी है, उन्होंने कहा हमने खुद देखी है। खालिद भाई आपका इसके बारे में क्या नॉलेज है, वाकई है या फिर बातें बनी हुई हैं? ये बातें हैं, ये मंजर इमाम साहब एक राइटर हैं, डाइजेस्ट में लिखते हैं, वो अब काफ़ी उम्र हो गई उनकी एक कहानी थी और उसमें ये सब कुछ था, लेकिन ये इतना ज़्यादा लोगों ने उसको अपने दिमाग पे लिया कि अब कई लोग जो हैं उनको वो नज़र भी आ चुकी है और
वो लिफ्ट भी ले चुकी है और वो हो सकता है कि उनके साथ ऐसा वाक़या हुआ हो, लेकिन बेसिकली ये एक फ़िक्शन, एक फिक्टिशियस कहानी थी जो डाइजेस्ट में छपी और उसके बाद इसके ऊपर मुख्तलिफ लोगों ने ड्रामे बनाए और ये एक आम सा सीन बन गया है कि जी कोई अप्सरा जो है वो लिफ्ट मांगती है, वो दुल्हन बनी हुई है, एक इमेजिनेशन है जिसने शक्ल इख्तियार कर ली है कोई। लेकिन ये पूरा इलाका, आपने कहा ना कि आप मेरी नज़र से अगर कराची देखना चाहती हैं तो कराची के मोस्ट हॉन्टेड इलाकों में ये शारा फैसल, गोरा कब्रिस्तान से लेकर और मलीर तक आप चले जाएँ, उससे भी आगे आप चले जाएँ, इसी तरह नीपा चौरंगी से लेकर और आप सफूरा चौरंगी और उससे भी आगे आप चली जाएँ, यहाँ छोटी नस्ल के जिन्नात आबाद हैं। एयरपोर्ट कॉलोनी जो है, जो कराची एयरपोर्ट की रिहायशी बस्ती है, वो किसी ज़माने में मरघट था और वहाँ हर घर में ऐसे केसेस हैं कि जो लोग शोपीस के तौर पे मूर्तियाँ रख लेते हैं। तो किसी घर में बिमला नाम की एक, बकौल उनके कि वो कोई बदरू है, लेकिन हमारा और आपका ईमान तो नहीं है, हमारे हिसाब से तो रूह नहीं है, तो वो जिन्नात की ही कोई किस्म है कि जो उन अलमारियों में घुस के उनको टटोलती है। जब उनसे किसी ने कहा कि ये घर आप छोड़ें, और वो पूरी फैमिली इमरजेंसी में कहीं और शिफ्ट हुई और उनके हस्बैंड जो थे वो सामान बांध के और वो रात को वहाँ लेट गए कि भाई अब सुबह ही ले जाऊँगा मैं, तो अलमारी में से वो खड़खड़ाहट की आवाज़ें हैं। तो नाज़माबाद आपने फरमाया मोस्ट हॉन्टेड इलाका है। एम ए जिना रोड के जो, अगर आप टावर से आ रहे हैं तो लेफ़्ट हैंड पर जो घर बने हुए हैं, पुराने घर जिनमें अब लोगों ने रोशनियां लगा दी हैं, वहाँ ऐसे ऐसे भयानक घर थे कि जब 1996 में मैंने एक घर देखा तो पता लगा वो कि हिंदू डॉक्टर का था और वो डॉक्टर मुल्क से बाहर चला गया था। जब हम कर रहे थे तो मैंने इजाज़त के लिए, इत्तेफाक से वो आए हुए थे, तो मैंने नंबर कलेक्ट किया, तो मैंने कहा जी मैं अंदर जाके कवर करना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि जी मेरा उस घर से कोई ताल्लुक़ नहीं है। उनका ईमान था, जो भी वो समझते थे। उन्होंने कहा कि मुझे इस घर से बड़े नुकसानात हुए। वो घर जिसके नाम होता है मदिया, उसकी डेथ होती है, अनइवन डेथ होती है। तो अब उन्होंने किसी के नाम नहीं किया। उन्होंने कहा मेरा मशवरा ये है कि आप ना जाएं, और अगर आपको बहुत शौक़ है तो आप सामान लेके जाएं और आप रहना शुरू करें। तो खैर हम दीवार तोड़ के अंदर गए और कूद के अंदर गए, तो मैंने देखा कि उस घर में जो उन्होंने ड्राइंग रूम बनाया होगा, अब वो इतना पुराना हो गया था कि उस दरवाजे के ताले के अंदर से भी जो है ना, वो दरख्त की टहनियाँ निकल रही थी और पूरा तोड़ फूट का शिकार था। तो इन चीज़ों का अगर बसेरा किसी जगह पर है तो हम बजाय इसके कि उनसे लड़ें, आपने भी कहा अभी कि उनसे इंटरेक्ट करें। मेरे घर में मैं आपको बताऊं, मैं क्लिफ्टन ब्लॉक 5 में एक घर में रहता था और इस पूरे अरसे में हमारे साथ कभी कुछ नहीं हुआ जब तक हम कर रहे थे। इसका मतलब ये हुआ कि ये चीज़ें जो हैं, ये इनको इससे गर्ज नहीं है कि मैं और आप इस वक्त किस मौजू पे बात कर रहे हैं, या सज्जाद सलीम जो है ये किस घर में जाके शूट कर आए हैं और उन्होंने पब्लिक को दिखाया। वो उनको ये इशू नहीं है कि हमारी चीज़ आपने लीक कर दी, वो किसी और चीज़ों के ऊपर रिएक्ट करते हैं। मुझे इस पूरे अरसे में कभी कुछ नहीं हुआ। जब हम क्लिफ्टन ब्लॉक 5 के एक घर में गए तो हमारे बच्चे की एक ऐसी गाड़ी कि जिसके अंदर 1 साल से बैटरी नहीं थी और वो बिल्कुल डंप पड़ी हुई थी, उसने अचानक चलना शुरू किया और उसकी वो लाइटें जल गई हुमा कि जो आज तक कभी हमने नहीं देखी थी, और उसने टक्करें मारना शुरू की 11 साढ़े 11 बजे। तो मेरी वाइफ ने मुझसे कहा कि देखें, बच्चा वो नहीं बैठा हुआ था, बच्चा सो रहा था। तो उसने कहा कि उठें, ये देखें वो मुनम की गाड़ी चल रही है। मुनम की गाड़ी तो है ही नहीं। मैंने झाँक के देखा तो वो जो ड्राइंग रूम था उसके अंदर वो टक्करें मार रही थी आगे पीछे इतनी ज़ोर से। तो मैंने कहा दरवाज़ा बंद कर दो जिस कमरे में हम थे, और मैंने कहा मेरा सिगरेट ले आओ। कहा इन हालात में आपको सिगरेट? मैंने कहा तुम लाओ, क्योंकि मैं अपने भी औसान बहाल कर रहा था। जब वो आवाज़ें ख़त्म हुई तो मैंने कहा आप दरवाज़ा खोलो और चाय बनाओ और टीवी लगा दो। इस दौरान में मैंने अपने आप को मेंटली प्रिपेयर किया, क्योंकि वो औरत जो थी मेरी बीवी, वो तो मुझसे भी ज़्यादा खौफज़दा थी और मैं भी कोई ऐसा दिल नहीं था मेरे लिए। बहुत, आपने कहा ना कभी रोंगटे खड़े हुए, तो उस दिन मैं बहुत डर गया। मैंने कहा अगर मैं अभी गया सब कुछ लेके अपना, तो मैं ज़िंदगी भर आ नहीं सकूँगा। वहाँ मैं किराए पे रहता था। तो मैंने जो तकरीर की, तो सज्जाद भाई मैंने कहा कि आप जो कोई भी हैं, अगर मेरी बीवी और इन 2 बच्चों को या मुझे, हम में से किसी को कोई तकलीफ़ हुई तो फिर मैं आपको नहीं छोड़ूंगा और मैं वो हशर करूंगा कि आपकी नस्लें याद करेंगी। अच्छा, मेरे पास कोई ताकत नहीं थी, मैंने सिर्फ अल्लाह के भरोसे पर एक धमकी दी और मैंने कहा अगर आप चाहते हैं कि हम इस घर में ना रहें तो आप हमें कोई इशारा दें, मैं फ़ौरन नहीं जाऊंगा, मैं कल यहाँ से खाली कर दूँगा, लेकिन मुझे कोई इशारा दें। कुछ दिन वो वाक़या ख़त्म हो गया। कुछ दिन बाद मेरे और मेरी बीवी के ख्वाब में
एक ही चीज़ आई, और हम दोनों ने जब शेयर किया तो वो एक दराज कद बुज़ुर्ग थे, और उस घर में ऊपर वाले पोर्शन से कुछ सीढ़ियाँ हमारे लाउंज में उतरती थी। एक खातून अरबी चुगा पहने हुए ज़रा हबशी उल नस्ल वो बैठी हुई थी, और वो जलाल में थी, और वो तस्बीह पढ़ रही थी, और वो हज़रत जो थे वो इतने दराज कद थे कि मैं उनकी आधी दाढ़ी देख सका, और टखनों से ऊपर मुझे याद नहीं कि वो पजामा था या शलवार थी, और वो कह रहे थे कि हम आपके पीछे 2 छती वाले घर से हैं। अब हमें ये पता था कि हम फेडरल बी एरिया में एक घर में रहते थे जो 2 छती वाला था, लेकिन उन्होंने कभी हम पे जाहिर नहीं किया। और अब उन्होंने ये जाहिर किया कि हम वहाँ से आपके पीछे हैं, और फ़लाँ कमरे में जो कुरान शरीफ रखा है उसको उठाकर फ़लाँ जगह रख दो, और जो आपने कहा कि जगह साफ़ रखा करो, वो हमें लिटरली उन्होंने कहा कि उस जगह पे कुरान शरीफ रखो और जगह साफ़ रखो। एक दिन हमारी जो हेल्प के लिए घर में खातून आती थी, हमारी हेल्पर, उससे कोई मिस्टेक हुई और उसने कुछ गंदे कपड़े बच्चों के वहाँ रखे, और हम लोग 3-4 दिन के लिए घर से चले गए, और वो कमरा वैसे ही बंद रहा। जो हमें उसकी सज़ा मिली है उस गंदगी की, हमने वो कुरान शरीफ भी वहाँ रखा, हमने कभी कुछ वहाँ पे कोशिश की कि हम साफ़ सुथरा वैसे भी रखते थे, लेकिन वो मासी ने गड़बड़ की। मेरा ATM कार्ड, मेरी गाड़ी की चाबी, हमारा पूरा घर का उस दिन का जो माशी सिस्टम था वो ख़त्म हो गया, और हम इतना भी नहीं था कि मैं अपने दफ्तर चला जाऊँ किसी तरह। मैं पहुँचा, वापसी पर मुझे गाड़ी की चाबी बनवाना थी, और वो चाबी जो है वो ऑटोमेटिक गाड़ी की कोई ऐसी चाबी थी जो आसानी से नहीं बन सकती थी। तो मुझे एक रिक्शे वाला मिला मैक्लो रोड पे मेरे दफ्तर के नीचे, उसने कहा कि मेरे साथ चलें आप जमजमा। एक दुकान पे ले जाके खड़ा किया, वहाँ पर उसने चाबी दिखाई, वो आदमी मेरे साथ बैठा, उसने मेरी गाड़ी खोली और वो चला गया। और ये सब चीज़ें एक ऐसे हाल में हुई कि जब हम समझ रहे थे कि जी हम पे कोई अटैक नहीं होगा, लेकिन वो चीज़ें इस बात पे मेरे पीछे नहीं आई थी, वो कहीं और से हमारे साथ थी, और वो हम सब के साथ कहीं ना कहीं होती हैं। कैसे फिर हम बच्चे, मुझे बताएं, जैसे अब मैं चाह रही हूँ कि जब ये हम महफिल जब ये बर्खास्त करें तो उससे पहले आप बताएं ज़रूर, क्योंकि ऐसे अल्लाह पाक हमें शरारती जिन्नात से भी महफूज रखे, जो कि आपके पैसे निकाल सकते हैं, और उसके बाद में जैसे उन्होंने कहा ना कि अगर आपको कोई जन्नात ला के पैसे देते तो ये नहीं कि वो आपके नए आ रहे, वो किसी की चोरी करके ही आपको वापस ले जाएगा। मिल रहे हैं। तो हम इनसे महफूज रखें, मतलब हमारी चीज़ें इनसे बची हैं, और हम वैसे भी इनसे महफूज हैं, हमारे बच्चे इनसे महफूज रहें। हाँ, वैसे मुख्तलिफ इसके वो हैं कुरानी आमाल या अहादीस के आमाल, और ये चीज़ें चोरी करने वाला जो मामला है ये शरन वाक़तन हराम है कि अगर वो चीज़ लाके दे भी दें हमें तो हमारे लिए उसका इस्तेमाल करना जायज़ नहीं है। हम एक तो जो खालिद भाई बार बार करें कि तकरीर करें, मुकालमा करें, तो देखिए मुख्तलिफ़ चीज़ें की शक्ल में आते हैं, जैसे सांप, बिल्ली, छिपकली, ये इसमें मुख्तलिफ़ टाइप की शक्ल में आते हैं घरों में। तो बस औक़ात ये होता है कि हमें फ़ील हो रहा था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है ना, तो उसमें हम इनसे बाकायदा डायरेक्ट वो खिताब भी कर सकते हैं कि तुम्हें हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की कसम कि अगर तुम कोई और मखलूक हो तो यहाँ से चले जाओ, हमें नुकसान ना पहुँचाओ। तो 3 दफ़े वार्न करें, ख़ासतौर पर छिपकली अगर वो मारने से पहले एकदम उनको वार्न दे दें कि भाई अगर तुम कोई और मखलूक हो तो यहाँ से चले जाओ और हमें तंग ना करो। तो अगर वो वाक़ई कोई और मखलूक होती है ना, खुद ब खुद वहाँ से डिसअपियर हो जाती है, किसी न किसी तरह से वो चीज़ गायब हो जाती है। फिर अगर उसको मार दिया तो फिर हम जिम्मेदार नहीं होते। एक बड़े आलिम का किस्सा हिंदुस्तान के, और शाह अब्दुल अज़ीज़ के ख़ानदान के गालिबन, नाम मेरे जहन में पूरा कंफर्म नहीं, तो वो एक दफ़ा इसी तरह कोई जो ना मामला हुआ, कोई कीड़ा किताब में घुसा हुआ, तो उन्होंने उसको पेन से मार दिया। पढ़े तो किताब में वो कीड़ा घूम रहा था, हल्का सा उसको कलम चला, वो कीड़ा मर गया। अब ये हुआ कि किसी एक पूरी कोई मखलूक इनको उठा के ले गए, वो इसी तरह पूरे पहाड़ में देखा अदालत लगी हुई है बहुत बड़ी, और वहाँ पे एक लाश रखी हुई है, और उनके बादशाह बैठे हैं। बादशाह ने कहा भाई तुमने हमारे शहज़ादे को कत्ल कर दिया, अब तुम्हारी सज़ा होनी चाहिए, इसके लिए बुलाया। उन्होंने कहा कौन सा शहज़ादा, कैसा शहज़ादा, मैंने तो कत्ल नहीं किया। तो उन्होंने रिमाइंड कराया कि भाई किताब के अंदर फ़लाँ फ़लाँ शक्ल में फ़लाँ किताब पे फ़लाँ वक्त में ये किस तरह कीड़ा था और तुमने अपने कलम से उसको मार दिया, तो ये हमारा शहज़ादा था जो इस तरह किताब का मुताला करने आया था। तो उन्होंने उस पर फरमाया कि भाई ये तो हदीस शरीफ में आता है कि अगर जिन्नात अपनी शक्ल बदल लें, किसी और शक्ल में आए, सांप छिपकली किसी भी मखलूक की शक्ल में, और किसी को नुकसान पहुँचा उसको मार दिया जाए तो उस पर उसका क़िसास नहीं है। तो अब ये हदीस बयान कर दी पूरी सनद के साथ, यहाँ पे क़िसास भी आ जाता है। हाँ, तो वो हदीस बयान कर दी, तो बादशाह कहना हम कैसे माने कि हदीस है और सही हदीस है। तो उस महफिल में से लिखा ये कि एक बूढ़े से बुजुर्ग खड़े हुए, सफ़ेद रीश जिन्नात की में से थे, और उन्होंने कहा कि हाँ जी मैं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस महफिल में ख़ुद हाजिर था, और ये मैंने ख़ुद अपने कानों से रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सुनी है कि अगर वो शक्ल बदल ले जिन और उस सूरत में उसको कत्ल कर दिया जाए, मार दिया जाए, तो फिर उसके कातिल के ऊपर क़िसास नहीं आएगा, उसको क़िसास नहीं लिया जाएगा।
तो बहरहाल जब उन्होंने गवाही दे दी, वो सहाबी जिन थे, तो फिर उनको बाइज़्ज़त दोबारा नालिम को उनके मकाम में पहुँचा दिया गया। तो इस तरह की वारदात होती हैं। हिफाजत के लिए क्या पढ़ा जाए, तो हिफाजत के लिए एक तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की जो सूरह नमल की आयत है, इन्नहु मिन सुलेमान व इन्नहु बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, ये बड़ी मशहूर आयत है, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम जिसमें आती है सूरह नमल में। तो इस आयत को अगर पढ़ लिया जाए, इन्नहु मिन सुलेमान व इन्नहु बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, आयतुल कुर्सी बेहतरीन हो गई। सूरह फलक और नास हैं मुजर्रबात में से। बेरी के पत्ते जो जिन्नात के अगर असरात जिसम में महसूस करते हैं तो उसके लिए बड़े मुजर्रब हैं कि बेरी के बच्चों से गुस्ल किया जाए। जिंदा आदमी भी जादू या जिन्नात के असरात में हो तो उससे चीज़ें निकल जाती हैं। और बेरी के मुझे बताएं, ये जो बेरी और जामुन के दरख्तों के बारे में हमने हमेशा से सुना है कि यहाँ पे वो मखलूक ऐसी बसती है, क्या ऐसा सही है? मशहूर है, और लेकिन है कि बेरी का पत्ता जो है ना वो जन्नत के चूँकि दरख्तों में से ही है, सिदरतुल मुंतहा जो आता है, तो ये बहुत अक्सर है इसके लिए। जिन्नात अगर कोई गंदे जिन्नात होते हैं वो तो निकल के भागते हैं जिस्म से ना, वो मैयत को गुस्ल भी इसलिए दिया जाता है। तो इससे आम नॉर्मल इंसान में गुस्ल करे। और पीने में भी बहुत सारी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं जो आमतौर पर कलम से भी लिख के दे सकते हैं, आयतुल कुर्सी वगैरह हो गई। कुछ धुनी के भी अमाल होते हैं। और एक आम टोटका ऐसी मैं बताता हूँ, खासतौर पर फिजिकली अगर जिन्नात महसूस करते हैं ना तो जैसे मुझे तो उसके लिए भी सब सुनने के 7 बार सूरह मुज़म्मिल, 7 बार आयतुल कुर्सी, 7 बार सूरह फलक और नास, और 7 बार ये चारों चीज़ें, यानी मुज़म्मिल हो गई, आयतुल कुर्सी हो गई, सूरह फलक और सूरह नास हो गए, ये कम से कम 7-7 मरतबा पढ़ के पानी में दम कर लें, पानी को बॉयल करके उसकी स्टीम लें। खासतौर पे जिन पर हाज़िरी होती है ना, महसूस होता है कि जी वो लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, फड्डा कर रहे हैं और गुस्से वाली कैफियत आ रही है, तो वो इस तरह की स्टीम में पूरा पसीना पसीना हो जाएंगे। उस पसीना ये रेगुलर इस तरह 7 दिन या 14 दिन वो भाप लें, कोई लड़का लड़की जिसको भी हो रहा हो, तो इंशाल्लाह अगर वो अंदर मौजूद होंगे तो सांस के जरिए जो नसों में भी खाली रहने का तो उतर जाते हैं, वो निकलना शुरू होंगे, चूँकि खून में शामिल हो जाते हैं। जैसे जब एक बार हमारे शो में बात करते हैं जिन्नात वगैरह या आपके मेदे वाले पटाख, जी जी, ये तो ये बच्चे हमारे पेट की दर्द की बड़ी शिकायत करते हैं, क्या बच्चों को ऐसे तंग करते हैं? बच्चे बड़ा सबको करते हैं। खवातीन को अमूमन कमर के दर्द यहाँ पे जो है ना, बस थोड़ा सा रीढ़ की हड्डी के बिल्कुल नीचे एंड में बड़ा शदीद दर्द महसूस होता है। अक्सर खवातीन शिकायत करती हैं यहाँ पे इनके बच्चेदानी पर ये पूरा कब्जा कर लेते हैं, मैदे के अंदर कब्जा कर लेते हैं और वहाँ पे अपना घोंसला टाइप का बनाए हुए होते हैं, और जैसे इनमें पढ़ाई की जाए एकदम हाजिर हो जाते हैं, पूरे उस पर बॉडी में हावी हो जाते हैं। एक मैं आपको बात बिल्कुल अपने तजर्बे की आपको बताऊं कि कुदरत ने इस मखलूक को अगर कोई चीज़ वदियत की है, इनका जो सबसे बड़ा जो पॉजिटिव एस्पेक्ट है वो ये है कि इनको हिकमत अता की गई। हिकमत जिन्नात से अच्छा इलाज जो है वो कोई मखलूक नहीं करती, वो अल्लाह ताला ने इनको दिया है। और ये जितनी बीमारियां जो आपने फरमाया कि किसी के बच्चे के पेट में या किसी औरत को कोई बीमारी है, ये सब वो जिन्नात करते हैं कि जो किसी बदबख्त ने जादू के ज़ोर पर भेजे होते हैं और वो भी मजबूर होते हैं। वो कहते हैं अगर हम इसको नहीं छोड़ेंगे इस बंदे को तो हमें वो मार देगा जिसने हमें भेजा है। अच्छा। तो चुनाचे ये सारी चीज़ें जो जिन्नात की तरफ से नेगेटिव चीज़ें जो हैं वो भी हम इंसान ही उनसे करा रहे होते हैं, और उनकी अपनी खसलत जो जबल्लत जो भी आप कह लें वो सिर्फ इतनी है कि वो उनकी जगह है और हम उनकी जगह पर आए हुए हैं। जैसे सजाद भी आपने बात भी की थी कि जो अगर पीछे बैकग्राउंड में जाया जाए इंसान बिल्कुल। शाहजमान सिंगर हमारे, जी जी, बड़े मशहूर सिंगर, जी जी, मैं उनके पास बैठा हुआ था, वो ईरान से ताल्लुक़ है उनका, ईरानी है ना। जी हाँ। तो बैठा हुआ था, आए हुए थे ऐसी। अब जब बैठता हूँ मैं तो फिर पता नहीं खुद ही लोगों को जिन जो है ना वो याद आ ही जाता है। मुझे कहते हैं सजाद कभी देखा है ऐसे बिल्कुल आमने सामने? मैंने कहा ऐसे तो नहीं देखा कि सामने आ गए हो कि मैं जिन हूँ और मुझसे बात। कहते शुक्र अदा करो, कहते शुक्र करो नहीं देखा। कहते हमारी फैमिली में हमारे अपने रिश्तेदार सगे उनके बड़े कोई नाना दादा या कज़न नाना दादा, उनके पास इल्म था, इल्म बाकायदा लोग आते थे उनके पास, ईरान में भी यहाँ पे भी। तो ये सारे कज़न्स मिलके ना कोशिश करते थे कि जी वो हमें जो है ना कुछ बता दें, कुछ दिखा दें, लेकिन वो एक पर्दे में रह के हर काम अपना करते। अब कह रहे हैं एक दिन क्या हुआ, हम सब ने ना ठान ली कि आज जो है ना हमने कहना कि हमें दिखाएं या बताएं, हमने देखना है ना, हम जानते हैं सब कुछ है, सुना बहुत है, हमने देखना है। कहती हैं अब ना हम उनके पीछे पड़ गए। वो ड्राइंग रूम में बैठे हुए थे, तो वो अक्सर क्या करते हैं अपने ऊपर तौलिया रख लेते हैं, बिल्कुल अंधेरे में ना पढ़ाई करते हैं। कहते हैं हम उनके पीछे पड़ गए कि जी हमें दिखाएं दिखाएं, इंसिस्ट ना, वो जो बच्चे नहीं पढ़ जाते पीछे पड़ जाते हैं। जी जी। अब कहते हैं अच्छा चलो ठीक है, तुम लोग अगर जोर दे रहे हो तो क्या हुआ, उन्होंने बड़ी वार्निंग भी दी उनको कि देखो ख्याल करना। कहते हैं ज़्यादा हम सारे कमरे में जैसे हम बैठे हुए हैं ना वैसे ही बैठे हुए हैं, तो हमारे बुजुर्ग जो है ना उन्होंने क्या किया, तौलिया रखा अपने ऊपर
और कुछ पढ़ना शुरू हो गया, खामोशी हो गई पढ़ना। अब हम सारे ऐसे बैठे हुए हैं कि अब यूं ही देख रहे हैं ना कि अभी कोई आया, अभी कोई आया, अभी कोई। कहते हैं पड़ोस वाले कमरे से, जहाँ कोई भी नहीं था, हमें ऐसी आवाज़ें आना शुरू हो गई जैसे बहुत सारे कुत्ते और बिल्लियाँ जो है ना रो रहे हों, लड़ रहे हों। समंदर की तेज़ हवाएं, जैसे समंदर की लहरों की आवाज़ें, और बहुत सारे जानवर सजा चीखो पुकार। अब हम में जो तजस्सुसी था ना, तजस्सुसी जो सबसे ज़्यादा जिसका पुश था कि देखना है ना, उसने क्या किया, बस ये ऐसे यूं करने की कोशिश की कि मैं जाके देखूं। तो इनके जो बुजुर्ग हैं ना, जो पढ़ रहे थे, वो चीख के बोले, उन्होंने कहा 10 साल तक सो नहीं सकोगे अगर तुमने उसको देख लिया तो 10 साल तक सो नहीं सकोगे, नींद नहीं आएगी। तो मैं कहता हूँ अल्लाह पाक की शान है जिन्होंने पर्दा रखा हुआ है। पहले तो मुझे बहुत था कि यार कैसे क्या है, लेकिन इंसान की एक अपनी सलाहियत है, एक हद है उसकी, नहीं देख सकता, हर कोई बर्दाश्त भी नहीं कर सकता। तो अल्लाह पाक महफूज ही रखें कि पर्दा उनको शुक्र अल्लाह का। दूसरे मैं शॉर्ट बात ये कर दूं कि जैसे सज्जाद भाई या हम जिस तरह के, हम तो ये करते हैं कि जी हम लोकेट कर देते हैं या हम जाके लोगों को बता देते हैं कि जी इसके ऊपर ऐसा है, लेकिन ये जो सबसे ज़्यादा इस मखलूक को मेरे ख्याल में आजकल के दौर में जो प्रॉब्लम हो रही होगी वो हमारे यूट्यूबर बहन भाइयों से हो रही होगी कि जो उसको बिल्कुल ही जो है ना वो बचकाना अंदाज में उसको कर देते हैं। दरख्तों के जिन जो मैंने किया है तो उसके ऊपर वो छाप जो है, मिसाल के तौर पे 200 साल पुरानी अजमान से आई हुई दियारा बैठी है, कहीं पतरस बैठा है जो 1100 साल पुराना है, और वो इलाज भी कर रहे हैं, वो लोगों की हेल्प भी कर रहे हैं। तो अगर वो दरख्त जब चलेंगे तो लोग जाके उसको जी ये है वो दरख्त ब्रो जिसके अंदर हमने देखा था, तो वो चीज़ें जो है वो वहाँ से फिर वो मेरे ख्याल में हमला करें तो वो जायज़ है उन पर हमला। चले, लेकिन वही बात है कि आपको अल्लाह पाक पे हमें यकीन है कामिल है, और अल्लाह पाक ने हमें कह दिया कि तुम अशरफुल मखलूक़ात हो, तो हम अशरफुल मखलूक़ात हैं। हमसे ज़्यादा ताकतवर चीज़ अल्लाह पाक ने और हमसे ज़्यादा शौर वाली और की मखलूक अल्लाह ने पैदा नहीं की। डरना सिर्फ़ और सिर्फ खुदा की ज़ात से चाहिए। और जैसे भी सजाद भाई ने बात भी की थी कि हाँ क्यूरोसिटी सब में होती है, लेकिन वाकई दुआ कीजिए कि आपके सामने अल्लाह पाक ने वो मखलूक जो पहना रखी है, देयर इज़ अ रीज़न बिहाइंड इट, ना पड़े ऐसे कामों में। आप सबका बहुत ज़्यादा शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा, शाद रहिए, आबाद रहिए, अल्लाह पाक आपको औलाद के गम से महफूज रखे, ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।